Okay, a very good morning to all. Am I audible? Okay, fine. Good morning. Uh, okay, good morning to everyone. Today's we are presenting the webinar on entrepreneurship development, education, employability, challenges and opportunities. The main agenda of this discussion is to point out the key highlights of National Education Policy 2020. That's why we are organizing this webinar. So let's start. Is it visible to everyone? The presentation screen is visible to everyone? Okay, okay, fine, fine. Okay, fine. Okay, today we are discussing entrepreneurship development, education and employability challenges and opportunities. As one of the author, William A. Foster, have truly said that quality is never an accident. It is always the result of high intention, sincere efforts, intelligent direction, and skillful execution. It represents the wise choice of many alternatives. Basically, इनका कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी एक एक्सीडेंटल नहीं हो सकता. क्वालिटी को डेवलप करने के लिए एक लॉन्ग टर्म फेज है, बहुत टाइम लगता है, डिवोशन चाहिए हमें. सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंटेंशन. हमारी इंटेंशन क्या है, हम बेसिकली क्यों क्वालिटी जो बेसिकली है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमारी इंटेंशन क्या है वो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. देन हमारे एफर्ट्स कितने जरूरी हैं, किस प्लेस पे, किस लोकेशन पे, वो. और फिर उसके बाद हमें चाहिए इंटेलिजेंट डायरेक्शन. बेसिकली ये होता है कि हमारे एफर्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो सही है हमारे लिए, लेकिन अगर वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो एग्जीक्यूशन हम नहीं कर पाएंगे. और लास्ट जो है वो स्किलफुल एग्जीक्यूशन. स्किलफुल एग्जीक्यूशन तभी होगा जब आप ट्रेंड होंगे अपने टास्क में, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है. तो क्वालिटी आप तभी डेवलप कर पाएंगे या क्वालिटी को तभी मेंटेन कर पाएंगे जब आपके पास ये स्किल्स होंगी. और बेसिकली आपके पास काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, यानी कई मोड्स होने चाहिए जिनके थ्रू हम क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ट्राई करेंगे. तो बेसिकली जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें जो ऑप्टिमल ऑल्टरनेटिव्स है आपके लिए, जो बेस्ट सॉल्यूशन दे सकता है, जनरली उसे हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है या उसको सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट, अगर हम बेसिक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, उसे हम कहें तो वो बेसिकली 3 स्टेप्स, मेजर स्टेप्स होते हैं. पहला है पॉलिसी मैनेजमेंट. इट कंसिस्ट डूइंग द राइट थिंग्स. यानी जो पॉलिसी, बेसिकली पॉलिसी मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सही तरीके से चीजों को करना है, यानी जो भी एक्टिविटीज करनी है वो किस डायरेक्शन में करनी है, बेसिकली उसका जो भी ओरिएंटेशन है वो कहां से डिजाइन होता है, पॉलिसी मेकिंग से. यानी एक अच्छी पॉलिसी हमें सही डेस्टिनेशन तक ले जा सकती है. तो जो मेन स्टेप है या इनिशियल स्टेज का जो स्टेप है वो बेसिकली यही है, पॉलिसी मैनेजमेंट. कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसी चीजें करनी है, वो पॉलिसी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वहां पर हमें डिसाइड करना है. द नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इज जस्ट ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम. इनिशियल स्टेज पे जो फर्स्ट स्टेप है आपका है, अगर वो गलत है या पहला स्टेप ही आपका गलत हो गया तो सक्सेस के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं. तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप जो इनिशियल स्टेज का स्टेप है उसको सही से आगे बढ़ना है, तभी हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे. देन द लास्ट स्टेप इज प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कंटिन्यूटी, कीपिंग थिंग राइट्स. यानी जो भी हमने सोचा है, जो प्लान किया है, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूटी में वो एग्जीक्यूशन उसी तरह से जैसा हमने प्लानिंग कर रखा था वैसा ही अगर हो तो हमारा एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप होता है. यानी 3 एलिमेंट्स हैं या 3 पिलर्स हैं हमारे किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के. द फर्स्ट वन इज पॉलिसी मैनेजमेंट, एक अच्छी पॉलिसी फ्रेम करें. देन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, जो टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारे एक्टिविटीज हैं उनमें इंप्रूवमेंट हो, यानी उनमें जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके हम इंप्लीमेंट कर सकें. देन प्रोसेस मैनेजमेंट, कंटिन्यूटी, यानी हमें मॉनिटर करना है, इवैल्यूएशन करना है कि हमने जो प्लान करा था वो एक्चुअल में क्या हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. तो ओवरऑल जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इसी के ऊपर होता है.
देन हम आज की जो डिस्कशन है उसमें जो क्वालिटी पे हमने फोकस करा, उसके स्कोप की बात कर लें, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस स्टडी। तो बेसिकली जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो ग्लोबल चेंजेस को देखकर बहुत ही मैंडेटरी है। यानी अगर हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस करनी है, यानी अगर हमें बड़े स्केल पर या ग्लोबल एनवायरनमेंट में अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे पास, उसको हमें एक एलिजिबल या एम्प्लॉयबिलिटी अवेलेबल करानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी अपने बेसिक एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को हम फेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट पे फोकस करना है, और वो फोकस तभी होगा जब हम क्या करेंगे, ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है उसको स्टडी करके एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाएंगे किसी भी जो हमारा एंड गोल है उसको अचीव करने के लिए। रिसेंटली अगर हम बात करें करंट सिचुएशन जो हायर एजुकेशन की है, बेसिकली वो क्या है, वो थोड़ी सी डिट्यूरेट है या क्वेश्चनेबल है, क्योंकि पे वो अभी हम लैग कर रहे हैं। यानी हमारे पास प्रोफेशनल्स तो हैं, वो तैयार हैं, वो यंग प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन वो इनकेपेबल हैं ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। यानी टैलेंट्स हैं हम में, लेकिन हम उसको पूरी तरह से पॉलिश नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह से हम उनको ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए या चैलेंजेस के लिए रेडी नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम लैग कर रहा है। तो आज का जो डिस्कशन है हमारा बेसिकली वो है कि वो क्रूशियल जो गैप्स हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पीछे रह गया अदर कंट्रीज में या जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वहां से, और क्या हम इंप्रूवमेंट करके उसको फिल कर सकते हैं, या उस गैप को हम किस तरह से फिल करेंगे, इस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। बेसिकली मेथोडोलॉजी जो अप्रोच है यहाँ पर डिस्कशन की, बेसिकली वो यह है, जो फर्स्ट हाफ है बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो इश्यूज हम आइडेंटिफाई करें एजुकेशन या एम्प्लॉयबिलिटी में जो बहुत ही की इश्यूज हैं और करंट डे एजुकेशन में बहुत जरूरी हैं, जिसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या गवर्नमेंट चाह रही इनिशिएटिव ले रही है उनमें चेंजेस का। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और इन द नेक्स्ट हाफ या लास्ट जो सेकंड स्टेज है उसमें हम क्या करेंगे, क्या हमने रोड मैप बनाया है या गवर्नमेंट क्या रोड मैप बना रही है उसके इंप्रूवमेंट के लिए। यानी जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने देखा अभी, तो उसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं या कैसी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए आ रही हैं फ्यूचर में कि हम ग्लोबल एनवायरनमेंट को फेस कर सकें। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये डिस्कशन को प्लान करा है। ये डिस्कशन तो जो अप्रोच है हमारी डिस्कशन की, जो मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो बेसिकली टू स्टेजेस में है हमारा डिस्कशन, दो पार्ट में। पहले पार्ट में हम जनरली डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इश्यूज जो टेक्निकल एजुकेशन पे या प्रोफेशनल एजुकेशन पे जरूरी हैं और एम्प्लॉयबिलिटी अवेलेबल कराने के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। इन द सेकंड स्टेज वी डिस्कस इंप्रूवमेंट, कौन कौन से इंप्रूवमेंट चाहिए, एक अच्छा रोड मैप हम कैसे डेवलप करें ताकि जो भी इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। देन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, ये जो हम स्टडी डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली, उसके बाद हमारे पास फ्रूटफुलनेस क्या है इसकी, क्या हमारे पास ऐसा यूनिक आने वाला है। तो जनरली जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि फैकल्टी इंप्रूवमेंट क्या होना चाहिए, यानी फैकल्टी को क्या इनकलकेट करना है, कौन सी चीजें एड ऑन करनी है कि हम एक अच्छा एम्प्लॉय तैयार कर सकें या रेडी कर सकें जो भी कॉर्पोरेट की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट कर सकें। एक करिकुलम, कोर्स करिकुलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या मेजर चेंजेस हुए एनईपी में और ब्लूम टैक्सोनॉमी को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, उसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमने देखा डिस्कशन, हमने देखा फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं कि वो क्या करें इंडिया में या अपनी कंट्री में सेटअप करें। तो उसके लिए हमने क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, कैसे वो एश्योरेंस देना चाहते हैं क्वालिटी को, डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस सेल बने हुए हैं वो कैसे हैं, IQAC जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने बना रखा है। नैक एक्रेडिटेशन उन्होंने डिसाइड करा कि डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो कैसे अपने आप को अप टू डेट रखें मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो पॉलिसीज क्या हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लोग, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हमारा थोड़ा सा मोटिव है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें हम पहले कि जनरली एजुकेशन पे तो हम बात करेंगे डिस्कस कि एजुकेशन हमारा क्या है, लेकिन सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी
तो ठीक है, हमारे लिए सही है, लेकिन इंडिया अगर हमें कंट्री को अपने डेवलप बनाना है तो सबसे पहले हमें इस एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोसेस है ना, इसको इनहेंस करना होगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोसेस है, अगर वो इनहेंस हो जाएगा तो ये जितना भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं धीरे धीरे प्रोसेस में आकर। लेकिन तब जब हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे और वो सही डायरेक्शन में जा रहा होगा। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप में इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर को जानना, हु इज एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जिसमें एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है। और थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, एंटरप्रेन्योर हम जनरली ये एज्यूम करते हैं कि कोई ऐसा इंडिविजुअल जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एंटरप्रेन्योर मीन्स द इंडिविजुअल who are starting any business in a creative way। कुछ भी क्रिएटिव इनोवेटिव होना चाहिए। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस को हम फॉर्म कर रहे हैं या उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट्स नॉट एन एंटरप्रेन्योर। वो एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस को जस्ट क्या कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। लेकिन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इनकलकेट्स द इनोवेटिव स्किल्स इन अ बिजनेस। यानी कोई भी अगर आप एंटरप्राइज डेवलप कर रहे हैं या कोई भी नया वेंचर सेटअप कर रहे हैं, उसमें क्या इनोवेटिव या क्या क्रिएटिव आप एड ऑन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट हमेशा इनोवेटिव दें, सर्विसेज हमेशा इनोवेटिव दें। हम अपने ओवरऑल प्रोडक्शन जो प्रोसेस है या ओवरऑल जो बिजनेस का प्रोसेस है, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो वो भी क्या है, एक एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योर जनरली एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है और वो कुछ नया देता है मार्केट में, या जो भी नया वेंचर सेटअप करता है उससे कुछ नया वैल्यू सेटिस्फेक्शन मिलता है कस्टमर या क्लाइंट्स को। एग्जांपल्स जो हम बात करें अगर एंटरप्रेन्योर्स की, तो मार्क जुकरबर्ग हो गए, बिल गेट्स हो गए, धीरू भाई अंबानी हो गए। इन्होंने हमेशा कुछ नया दिया। जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज इन्होंने अवेलेबल कराई, वो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल नहीं थी या उसके बारे में हमने इमेजिन भी नहीं किया था। तो एक नई क्रिएटिविटी इन्होंने लाकर दी, हमें कुछ नया दिया। हमने सोचा कि अच्छा ये चीजें भी हो सकती हैं या इस तरह की भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती थी या आ सकती थी। तो इन्होंने कुछ नया दिया, इसीलिए उन्हें एंटरप्रेन्योर कहा गया। तो एंटरप्रेन्योर जो हमारे दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि इट इज एन इंडिविजुअल who start a new business, it's totally incorrect, because entrepreneur is a person who just initiate to present his creativity in front of others। आप बेसिकली कुछ नया सामने ला रहे हैं दूसरों के, वो एंटरप्रेन्योर है। या वो एक ट्रू एंटरप्रेन्योर है जो क्या करता है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अवेलेबल कराता है मार्केट्स को। अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ा सा ब्रीफ में, तो जनरली रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। हमने देखा वहां पर कि जो भी एंटरप्रेन्योर है, अगर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं, क्योंकि नया सेटअप आप वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, रिस्क है। किसी भी बिजनेस को अगर आप सेटअप करते हैं तो रिस्क होता है, उसकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रही, सर्विसेज प्रॉपर होंगी कि नहीं, डिफरेंट लाइसेंसिंग करवानी होती, गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग चाहिए, ये चाहिए, तो वो हमें प्रॉपर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, रिस्क बेसिकली है। तो सबसे पहले उसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर उसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, तभी वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इनोवेटर इसलिए क्योंकि हमने पहले भी बात करी, कुछ नया जब तक नहीं आएगा तब तक वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, या एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस अपनी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमेशा कुछ नया आना चाहिए। वो जरूरी नहीं है प्रोडक्ट हो, वो जरूरी नहीं है सर्विसेज हो, वो आपका प्रोसेस भी हो सकता है। प्रोसेस को आप इनोवेटिव वे में ला रहे हैं। जैसे हमने ऑनलाइन मार्केटिंग देखी, ठीक है, ऑनलाइन प्रमोशन देखा, ऑनलाइन बिजनेस देखा, नया मेथड था, बिल्कुल नया, एक चेंज हुआ, ट्रेंड हुआ, आया कि इस तरह का कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेंगे और हमारे घर पर कोई प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो ये क्या है, इनोवेशन है। डिसीजन मेकर, स्टेप टू स्टेप डिसीजंस चाहिए होते हैं आपको, छोटे छोटे डिसीजन लेते होते हैं। रॉ मटेरियल किससे, सप्लायर से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसको आप बिडिंग देंगे या जो परचेज ऑर्डर है उसको प्लेस करेंगे, प्रोडक्शन आप कहाँ पर करेंगे, किस लोकेशन पे करना है, रिसोर्सेज का डिप्लॉयटेशन कैसे होना है, फाइनेंस आप कहाँ से अरेंज करेंगे, डिफरेंट बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उनमें छोटे छोटे इश्यूज में आपको डिसीजन चाहिए। तो डिसीजन मेकर होना चाहिए, उसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो डिसीजन नहीं ले सकता, किसी पर डिपेंडेंट है, तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। देन इट्स मोटिवेटर इसलिए क्योंकि इट इज अ टीम एफर्ट, इट इज टोटली अ टीम एफर्ट। वेंचर सेटअप है, इंडिविजुअल एफर्ट्स नॉट पॉसिबल, हमेशा वो टीम एफर्ट्स होगा। टीम एफर्ट्स में हमेशा मोटिवेट करना है आपको अपनी टीम को। अगर आपकी टीम मोटिवेट नहीं है, आपने कुछ नया स्टार्ट किया लेकिन आपकी टीम साथ नहीं दे पा रही है, वो पेशेंस नहीं रख पा रही है, उसे नहीं लग रहा कि हमें सक्सेस मिलेगी, आप उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम सक्सेस पाएंगे, थोड़ा सा हमें
टाइम चाहिए, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर एक अच्छा मोटिवेटर नहीं है वो, तो अपनी टीम को कभी भी वो लीड नहीं कर सकता, ना ही अपने जो वेंचर सेटअप है उसको सक्सेसफुली आपका लॉन्च कर सकता है। देन ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी, ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम मैन पावर स्किल्स की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैलेंट्स तो बहुत है हमारे पास, ह्यूमन एबिलिटी है इंडिया में, हमारी कंट्री में टैलेंट्स कम नहीं है, टैलेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं टैलेंट्स का। टैलेंट्स हम जितने हमारे आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं, वहां से जो पास आउट्स हैं बच्चा, वो स्टूडेंट्स बाहर जॉब या दो बाहर की कंट्रीज है वहां पर जॉब ऑप्ट करता है, इंडिया में क्यों नहीं करता? हम टैलेंट को एक्वायर्ड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, रिटेन कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। तो जनरली यही चीज एंटरप्रेन्योर के भी हाथ में आती है। उसके पास कभी कभी रिसोर्सेज भी होते हैं, लेकिन वो ह्यूमन को मैनेज नहीं कर पाता। उसने स्किल्ड एम्प्लॉयज रखे, लेकिन उस स्किल्ड एम्प्लॉयज को वो रिटेन नहीं कर पाया, लंबे समय तक अपने साथ नहीं रख पाया। ये एबिलिटी अगर उसमें नहीं है, तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कभी भी नहीं बन सकता है। देन हम लोग थोड़ा सा फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन एंटरप्रेन्योर का, वो है आइडिया जनरेशन, कि कौन सा आइडिया हमारे लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। आइडिया बहुत सारे होते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे आते हैं, आपको लगता है ये कर लेना चाहिए, इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए मार्केट में, लेकिन क्या सबकी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी? तो वो जनरलाइज करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हमें एक्सेप्टेबिलिटी देखनी होगी, प्रैक्टिकलिटी देखनी होगी, क्या प्रैक्टिकली फीजिबल है इस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज को डेवलप करना। वो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस सेटअप कर रहे हैं कि हम सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं? हमारा मोटिव क्या है और कितना डिटरमाइंड हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव के लिए? अगर हम सिंसियर हैं, यानी हम पेशेंस रख रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमें सोशल वेलफेयर करना है, भले हमें लॉसेस हो, लेकिन हम सोशल वेलफेयर की तरफ ही आगे बढ़ते रहेंगे, तो प्योर डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर डिटर्मिनेशन नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। प्रोडक्ट एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च, कोई भी आपने प्रोडक्ट देखा, बिना रिसर्च के लॉन्च नहीं होता। छोटे से छोटा प्रोडक्ट होता है, उसके लिए पहले बहुत सारा एनालिसिस होता है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है, हमारा R&D सेल होता है, वो जनरली क्या करता है, बहुत सारे डेटा कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है, डिफरेंट एजेंसीज हैं वहां से कांटेक्ट करता है, जो सिंडिकेटेड सर्विसेज है वहां से परचेज करता है डेटा, और उस पर डीप एनालिसिस करता है, और ये फाइंड आउट करता है क्या फीजिबिलिटी है, जो भी हम सोच रहे हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उसको रियलिटी में लाना, कन्वर्ट करना। अगर ये सारी चीजें एनालिसिस फेज में हम लैग कर गए, हम प्रैक्टिकलिटी को चेक नहीं कर पाए, तो फाइनल जो आउटकम्स है, रिजल्ट हैं, वो वेरी कर जाएंगे, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कभी नहीं आ पाएंगे। देन डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। फिर दूसरा ये है कि ओनरशिप कैसा होना चाहिए। हम सिंगल ओनरशिप पे जाना चाहते हैं, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, हम खुद ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम पार्टनरशिप पे आना चाहते हैं, हम जॉइंट वेंचर पे आना चाहते हैं, हम किस तरह से ओनरशिप एंटर कर रहे हैं? क्योंकि काफी सारे जो सबसे पहला जो लिमिटेशंस आती है ना एंटरप्रेन्योर के पास, वो यही आती है कि आपका फंड्स अरेंजमेंट, पैसों की कमी है। ठीक है, अब वो फंड्स कहाँ से रेज होंगे, उसके लिए कैसे हम एंटर हों बिजनेस में, कहाँ से हम जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पार्टनरशिप में क्या उनको ऑफर करा जा सकता है, और बिजनेस वेंचर सेटअप क्योंकि जरूरी है, तो हम उसके लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये सारे भी चीजें जो हैं बहुत मेजर इश्यूज हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। देन रेजिंग नेसेसरी फंड, देन ऑलमोस्ट नेसेसरी फंड, हमने पार्टनरशिप भी कर ली, लेकिन अब डिसाइड करना कितना कितना पोर्शन कैपिटल रिक्वायर्ड है, उसके लिए कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर कंट्रीब्यूशन कम है, तो और कहां से हम पैसा रेज कर सकते हैं, फंड्स कहां से आएंगे, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं एक एंटरप्रेन्योर के, जो हमें देखने हैं, और उसके बारे में लोगों को सोचना होता है, तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उनको वो अरेंज करता है, और उस अरेंज करके उन रिसोर्सेज को मैक्सिमम मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं या एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको गेन करने के लिए वो कुछ सेटअप करता है। उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जनरली एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ नया इनोवेटिव क्रिएटिव मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, और मार्केट में उस समय उसकी नीड है, उसकी इमरजेंस है, वो जरूरत है, इसीलिए हम उसको वहां पर लाना चाह रहे हैं। और ये लॉन्ग टर्म मोटिव पे होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कभी भी इसमें सक्सेस नहीं मिल सकती। ठीक है, ये तो डिस्कशन हो गया बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्या है, फंक्शंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम बात करें ईडीपी प्रोग्राम्स जो जनरली गवर्नमेंट चला रही है। गवर्नमेंट डिफरेंट ईडीपी प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रही है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या वो फ्रूटफुल हैं, क्या वो यंग एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहे हैं, या कुछ इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास।
तो सबसे पहले तो रैशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें कि रैशनल क्या है ईडीपी प्रोग्राम्स का डेवलप करने का, कि हम जो यूथ हैं, जो यंग पर्सन्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको अट्रैक्ट करें कि वो क्या करें, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हों या एक एंटरप्रेन्योर बने। तो उनमें वो स्किल्स डेवलप करनी होगी, उन्हें वो प्रोसेस समझाना होगा, उन्हें बिजनेस वेंचर को सेटअप कैसे करना है वो सिखाना होगा, और बिजनेस को मैनेज कैसे करना है वो सिखाना होगा। तो जो ईडीपी प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको तैयार कर सकें कि एक बिजनेस को प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, रिस्क कैसे ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, इनोवेटिव क्रिएशन कैसे लाएंगे, वो सारी चीजें हम क्या करें उसमें डेवलप करें। तो वो डेवलपमेंट का जो फेज है वो कहां से लॉन्च हुआ, ईडीपी प्रोग्राम से। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ईडीपी प्रोग्राम्स लॉन्च करे और उसके तहत उन्होंने तैयार करने की कोशिश करी। मेन ऑब्जेक्टिव था कि यूथ को हम क्या करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएं, यानी कैरियर ऑप्शन की तरफ आप एज ए सेलेक्ट करें। हम डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे पूछते हैं आप टेक्निकल एजुकेशन करने के बाद क्या करेंगे या क्या आपका फ्यूचर है। मैं कोई कहता है मैं किसी कंपनी का मैनेजर बनूंगा, कोई सुपरवाइजर बनूंगा, कोई कहता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा, ऐप डेवलपर बनूंगा। लेकिन जनरली पहला रिस्पॉन्स ये नहीं आता है कि मैं खुद की कंपनी स्टैब्लिश करूंगा, मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा। तो बस गवर्नमेंट का मोटिव ये था कि हम यूथ को इस तरह से तैयार करें या उनमें इस तरह का मोटिव या ड्राइव जगाएं कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे खुद का एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर आप किसी के साथ काम करते हैं या किसी के लिए काम करते हैं तो कंट्रोल्ड एक्शन होता है आपका, आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव स्किल्स होते हैं, लेकिन उसको आप पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जब आप किसी के अंडर में काम करते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, आप खुद पर डिपेंडेंट है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आप रिस्क ले सकते हैं। लॉस हुआ ठीक है, प्रॉफिट हुआ ठीक है, कुछ कंटिजेंसीज आ रही हैं हमने फेस करी, वो सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम्स था उसमें हम क्रिएटिविटी सिखाते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप करते हैं, कुछ टेक्निकल बिजनेस स्किल्स डेवलप करते हैं जो भी जरूरी हैं किसी भी नए वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। तो ये तो डिस्कशन हो गया ईडीपी प्रोग्राम का कि जनरली जो गवर्नमेंट्स हैं वो किस तरह का ईडीपी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वो चला रही हैं। अब थोड़ा सा शॉर्टकमिंग्स की बात कर लें। गवर्नमेंट्स ईडीपी प्रोग्राम्स चला तो रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, हम तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ लैग्स हैं, कहीं पर हम पीछे रह जा रहे हैं। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, हम लोगों को सिखा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा कहीं भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, रीजन बिहाइंड हमें वो जानना, इश्यूज जानना जरूरी है। वो हमने इनिशियल स्टेज पे भी कहा था, हम वो इश्यूज को डिस्कस करेंगे, क्या शॉर्टकमिंग्स रह गई, क्या मेजर इश्यूज हैं जो हमें दूर करने हैं, रिमूव करने, ऑब्स्टेकल्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो कैसे रिमूव होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहली शॉर्टकमिंग्स जो ईडीपी प्रोग्राम्स की वो है, वो यही है, हैवली फोकस्ड ऑन ओनर वैल्यूज। टोटली हमने ये मान रखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है ओनर पर। यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो जनरली फिर थोड़ा सा हमने कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री रह ही नहीं गई, क्योंकि जब अधिकार ही नहीं है आपके पास कि आप बिजनेस स्टार्ट करें, और हमने कहा कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास कैपेबिलिटीज है वही बिजनेस कर सकता है, तो फिर टोटली हमारा जो प्रोग्राम था वो फेल कर गया। क्योंकि यंग जो ईडीपी प्रोग्राम था वो बेसिकली यंग प्रोफेशनल के लिए था, और यंग प्रोफेशनल अगर कोई यूथ है 25 साल का है या 25 साल से 30 साल के बीच का है, उसके पास इतना वैल्यू नहीं होती, इतना उसके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होता है। यानी गवर्नमेंट्स को इनिशिएटिव लेना होगा। जो शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं फंड्स अरेंजमेंट से लेके, वो कहीं ना कहीं उनको प्रोवाइड करनी होंगी, तभी वो ज्यादा मोटिवेट होंगे, उनमें ड्राइव्स अर्ज आएंगी किसी भी तरह का नया बिजनेस सेटअप करने की। तो ओनर वैल्यूज पे फोकस हम नहीं कर सकते, और हमारा जो ओवरऑल सेटअप है या जो हम अपनी इकोनॉमी की बात कर लें वो टोटल ओनर वैल्यूज है। कितनी हमने देखा कि वो अंबानी का ही जस्ट हम एग्जांपल ले लें तो वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जा रहा है, वो फैमिली बिजनेस बन चुका है, कोई नया इंडिविजुअल वहां पे एंटर नहीं होना चाह रहा है। ठीक है, तो वो ओनर वैल्यूज पे हमने सेंट्रलाइज कर लिया, हम टोटल फोकस्ड हैं। ये सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग्स है। अगर इससे हम थोड़ा सा अलग करके सोचेंगे तो हम अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप को समझ सकते हैं और कुछ नया इनोवेटिव क्रिएटिव आ सकता है मार्केट में। देन इग्नोरिंग एम्प्लॉय वैल्यूज, हमने एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं। हमने ट्रेंड करा लोगों को, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया कि आपको डिसीजन लेना है, स्किल करनी हो चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन हमने ये कभी नहीं उनको समझाया कि एम्प्लॉय आपके लिए बहुत जरूरी है। आप प्रॉफिट मोटिव पे कभी भी बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, रिटेन नहीं कर सकते हैं।
आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय। अगर आपके एम्प्लॉय आप पे ट्रस्ट हैं, आपसे कमिटेड हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस पा सकते हैं। जब तक आप एम्प्लॉयज को नहीं समझेंगे, आप सक्सेस कभी नहीं पा सकते। तो केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस करना, एम्प्लॉय के जो राइट्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करना, उनकी डिफरेंट जो भी फैसिलिटीज देनी चाहिए उनको इग्नोर करना, इन सब चीजों को करने से कभी भी हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो ईडीपी प्रोग्राम ने ये भी लैक कर दिया, ये कॉन्सेप्ट समझाया ही नहीं कि एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैन पावर है उसको एक वैल्यूएबल एसेट्स है हमारे लिए, उसको हम एसेट समझें। अगर वो एसेट को हम एज ए एसेट ट्रीट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अगर हम उसको एसेट ट्रीट नहीं करेंगे देन इट्स ऑल वेन। देन फेल्योर टू टीच पर्सन नॉलेज मैनेजमेंट। दूसरा, हम बेसिकली नॉलेज मैनेजमेंट को समझा ही नहीं पाए कि ये क्रिएटिविटी इनोवेटिव आएगी क्या। हमने जस्ट कॉपी करना सीखा, हमने किसी और का बिजनेस था, किसी और का ट्रेंड था, कोई और फॉर्म था, हमने उसको जस्ट कॉपी करने की कोशिश करी। नया आइडिया तो हमने डेवलप करना सीखा ही नहीं, हमने कुछ नया इनोवेटिव लाया ही नहीं। हमने ट्रेनिंग तो दी, लोगों को चीजें सिखाई कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऐसी है, इसको इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन क्या कोई नया डिवाइस डेवलप कर पाया, कोई ऐसी चीज डेवलप कर पाया जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की हो, जो हमारे डिवाइसेस हैं या जो कंप्यूटर सिस्टम है सेम उसी तरह का प्रोसेस दे सके। तो क्या जो डिफरेंट ईडीपी प्रोग्राम्स थे उनमें कुछ नया इनोवेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश करी? नहीं करी। तो बेसिकली हम यहाँ पर लैक करके हम सिखा ही नहीं पाए कि नया चीज कैसे बनाए, नॉलेज मैनेजमेंट कैसे हो। वो नॉलेज तो हम क्रिएटिविटी इनोवेटिव हम डेवलप ही नहीं कर पाए। डज नॉट मैच रियलिटी, नेक्स्ट था हमारा कि हम रियलिटी से मैच ही नहीं कर पाए। हमने सब सिखाया आपको, आप इनोवेटिव बनिए, आप डिसीजन मेकर बनिए, सारी चीजें बनिए। हमने स्पेशली वुमेन्स की बात करी, हमने कहा आप एंटरप्रेन्योरशिप में आइए, लेकिन क्या सोसाइटी हमारी उनको मोटिवेट कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है कि वुमेन्स स्पेशली बिजनेस में आए, बिजनेस में एंटर करें? हमने देखा काफी सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्किंग प्लेस पे, बहुत सारे हैरेसमेंट होते हैं फीमेल्स के लिए, या बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो रियलिटी तो कुछ और ही है, हम प्लानिंग कुछ और कर रहे हैं, हम पॉलिसीज कुछ और बना रहे हैं, एग्जीक्यूशन तो कहीं हो ही नहीं रहा है। डिफरेंट जो गवर्नमेंट पॉलिसीज या हम देखते हैं 5 ईयर प्लान्स में, उसमें कहा जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इतना फंड दिया गया, इतना फंड एलोकेट किया गया, लेकिन एक्चुअल में क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है? अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर है, आप खुद सोचिए, आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स होके निकलने वाले हैं, और अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं कि मुझे लोन चाहिए या मैं एक सेटअप लगाना चाहता हूँ, क्या इजिली आपको लोन अवेल हो पा रहा है? तो क्या रियलिटी है जो चीजें हमने प्लानिंग कर रखी है, क्या रियल में वो सारी एग्जीक्यूट हो पा रही है? नहीं, नहीं हो पा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम गलत है, हम चीजें सही नहीं कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज इग्नोरिंग स्मॉल बिजनेस सक्सेस। हमने छोटे बिजनेस की सक्सेस को तो इग्नोर ही कर दिया, हमने हमेशा बात करी लार्ज स्केल पे डेवलप करने की, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो कॉटन इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी चीजें, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इनको तो हमने इग्नोर कर दिया। जबकि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बेसिकली इसी पे डेवलप है। जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं हमारे, छोटी छोटी चीजें, हमने देखा पॉट्स, जो आपके मिट्टी के बर्तन आते थे, वो मिट्टी के बर्तन बिल्कुल इग्नोर कर दिए गए या हट गए, जबकि ये हमारी स्पेशलिटी थी। हमारा जो इंडियन कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, उसमें इसकी इंपॉर्टेंस थी। सबसे ज्यादा जो वाटर को प्योरीफाई करता है वो मिट्टी का बर्तन करता है, लेकिन आज हमारे घर में आरओ लगा है, हम आरओ फिल्टर वाटर ये सब पीते हैं, ठीक है, नहीं तो बिस्लरी खरीद के पी लेते हैं। लेकिन हमने जो होममेड चीजें थी, जो सस्ती थी, रीजनेबल प्राइसेस में थी, उसको तो हमने इग्नोर कर दिया। हमने वो चीजें देखी ही नहीं कि स्मॉल बिजनेसेस को कैसे हम और डेवलप कर सकते थे। हम चाहते तो उस पर और हम चीजें डेवलप करते, सोचते, गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव लेती, उन चीजों को और इनहेंस करने की कोशिश करती, लेकिन हमने इन चीजों को इग्नोर किया थोड़ा सा। हमने ऑन द पेपर हमने बात करी कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इतना दे रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ये दे रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में डेवलपमेंट हो भी रहा है स्मॉल स्केल बिजनेस का? हमने कितना देखा छोटे छोटे जो बिजनेस हैं वो बिल्कुल इग्नोर कर दिए गए, या बिल्कुल इस समय है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कैसे हैं? तो ये सब चीजें कैसे हो पा रही हैं, ये तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। देन हमारे पास आया लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस स्टार्टअप। थोड़ा सा ये हम लैक कर गए, हम क्या कर पाए, बिजनेस स्टार्टअप के लिए क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए थी, वो हमने एक्चुअल अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन उन लोगों को नहीं दी। हमने सेटअप के बारे में बताया, हमने मोटिवेट भी किया, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर होइए, लेकिन क्या हमने ये उनको बताया कि बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीजें चाहिए, कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होगा, फंड्स कितना रेज करेंगे, बैलेंस शीट आप कैसे मैनेज करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे, रिटेलर होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको कैसे प्रोसेस करेंगे, ये सारी चीजें हम लैक कर गए ईडीपी प्रोग्राम्स में।
हमने जो लीगल प्रोसेस था, लीगल फॉर्मेलिटीज थी, उनको हमने डिटेल में बताने की कोशिश ही नहीं की या उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी हमने अपने ईडीपी प्रोग्राम्स में। यहाँ पर हम थोड़ा सा लैग कर गए। लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स, भाई सब चीजें हमने पहले भी जो वेबिनार से वहां पर भी डिस्कशन करा। मार्केटिंग सारी चीजें, ऑल द एक्टिविटीज आर टोटली बेस्ड ऑन मार्केटिंग। प्रमोशन इवेंट, अगर आप अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं आपको, तभी आप मार्केट में हैं। अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन ही नहीं सही है, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग स्किल। तो आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचेंगे, ये बहुत जरूरी था। तो ये जो मार्केटिंग स्किल्स थी, इसको हम लैक कर गए, हम पहुंच ही नहीं पाए, हम ये इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे पाए कि यार प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। हमने सेटअप करा, बिजनेस स्टार्ट करा, लेकिन जब अवेयरनेस ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं किस तरह का बिजनेस होता है। भाई वेस्ट प्रोडक्ट से हम कोई बिजनेस, कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं या कोई चीजें डेवलप कर रहे हैं, लेकिन लोग अवेयर ही नहीं है कि इस तरह का भी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब हमने मार्केटिंग के बारे में कुछ सीखा ही नहीं। और मार्केटिंग तो टोटली बेस्ड है कि अगर आप प्रेजेंटेशन आपका है, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं है, तो सब कुछ बेकार है आपके लिए, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो मार्केटिंग स्किल्स पे हम लैक कर गए। देन लैक ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज, बिजनेस को मैनेज करने की जो कॉम्पिटेंसीज थी वो हम नहीं सिखा पाए लोगों को। हमने बिजनेस करना बताया, बिजनेस स्टार्ट करना, ये करना, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस में बहुत सारी कंटिजेंसीज आती है। स्पेशली हमने कोविड में देखा, काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस आए। जो माइग्रेंट्स एम्प्लॉइज थे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर गए। अब हमारे पास काम है, वर्क है, असाइनमेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास एम्प्लॉइज नहीं है। कैसे हम उनको अट्रैक्ट करें, कैसे उनसे काम करवाएं? ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं हमारे पास, लेकिन वो क्योंकि ज्यादा जॉब ऑफर हो रही है अच्छी, या ज्यादा पैसा वहां उनको मिल रहा है, कहीं और ऑफर हो रहा है, वो स्विच कर जा रहे हैं। कैसे उनको रिटेन करें हम? ये इश्यूज पे हम चीजें सिखा ही नहीं पाए उन लोगों को। तो ये कॉम्पिटेंसीज जो बिजनेस मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज थी, एडवाइजरी देना उन्हें, डिफरेंट कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सारी चीजें हमने उनको कहीं भी सिखा ही नहीं ईडीपी प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पर हम लैक कर गए। अगर ये सारी चीजें हम प्रॉपर करते, या गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पे फोकस करती, सही तरह से एग्जीक्यूशन होता, तो आज ईडीपी प्रोग्राम्स जो था वो ज्यादा सक्सेसफुल होता। और आज हम देखते कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। लोग जॉब की तरफ नहीं भागते, ये ना कहते हम अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, हम ये कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। इवन हम कॉल करते बाहर की कंट्रीज को कि अगर आपको जॉब करनी है हमारी कंट्री में आइए। यहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, हम बिजनेस कॉम्पिटेंसी सिखा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल डिस्कशन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर होता क्या है, कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, फंक्शंस क्या होनी चाहिए, जो ईडीपी प्रोग्राम्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरफ हम चल रहे हैं, उस पर डिस्कशन हम कर रहे हैं। देन हम लोगों ने डिफरेंट बात करी उसकी कि जो भी हमारे ईडीपी प्रोग्राम्स हैं उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा चल रहा है। यानी एंटरप्रेन्योरशिप तो हमने जस्ट एक छोड़ दिया कि ठीक है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बनना चाहते हैं, इसका मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें जॉब चाहिए। तो जॉब तभी चाहिए ना जब हमारी एजुकेशन सिस्टम सही हो। अब उस एजुकेशन सिस्टम पे भी हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें क्या चीज हम अवेलेबल करा रहे हैं और कहां पर हम लैग कर जा रहे हैं। वो चीजें क्या है, पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहां पर तो हमने काम किया ही नहीं। हम टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, इट इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पीडीपी क्लासेस जो थी वो हमारे लिए बहुत जरूरी थी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चा ग्रेजुएट हो जा रहा है, आज हम कह रहे हैं, बाद में आता है वो कहता है कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमें जॉब नहीं मिल रही। लेकिन क्यों? क्योंकि आप पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं कर पाए, आप उस तरह ग्रूम ही नहीं कर पाए जो मार्केट की रिक्वायरमेंट थी। पर्सनालिटी आपको वैसी चाहिए जैसे कॉर्पोरेट में रिक्वायर्ड है, वो पर्सनालिटी आप डेवलप नहीं कर पाए, वहां पर आप लैग कर गए। आपने चेंजेस करना ही नहीं जरूरी समझा। आपने कहा जस्ट हमारा मेन टोटल मोटिव हमारा जो है, हमने टेक्निकल एजुकेशन में लिया, हम एकेडमिक्स पे फोकस करेंगे, हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, हमारा स्कोरिंग अच्छी होगी, डिवीजन अच्छी आएगी, हमने उस पर फोकस करा। हमने कभी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं किया। और जब पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं करी तो एम्प्लॉयमेंट कैसा फिर? क्योंकि मार्केट को तो रिक्वायर्ड है पहले से वेल ट्रेंड बच्चा चाहिए, उन्हें स्टूडेंट चाहिए या कैंडिडेट चाहिए। अगर वो पर्सनालिटी उसकी ग्रूम नहीं है, प्रेजेंटेबल नहीं है, उस तो वो एलिजिबल नहीं है किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा हम लैग कर गए। हमने डिफरेंट छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखे, हम कौशल विकास योजना की बात कर रहे हैं, वहां पर हम सारी चीजें उनको टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट्स उसको चलाना सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन क्या हम पर्सनालिटी उनकी ग्रूम कर पा रहे हैं? तो वहां पर हम लैग कर रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन में। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में अभी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उस पर बात करेंगे। टोटल करिकुलम जो है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज होना जरूरी है।
क्योंकि हमारा जो भी करिकुलम है ना वो एक प्रोफेशनल अप्रोच पे डिजाइन ही नहीं हुआ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अब ऑपरेशन रिसर्च पढ़ते हैं बिजनेस में, या बीबीए कोर्सेज में आपने देखा होगा ऑपरेशन रिसर्च हम पढ़ते हैं। ऑपरेशन रिसर्च का यूज क्या है? किसी ने जानने की कोशिश करी? हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, हम असाइनमेंट पढ़ रहे हैं, हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, हमने जस्ट सॉल्व करने की कोशिश करी। हम स्टैट्स में पढ़ते हैं, हमने कहा कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, हमने उसका सेंस मीनिंग जानने की क्यों जरूरी है, बिजनेस में इसमें क्या यूज है, कहां पर ये एप्लीकेबल होगा, इस जानने की हमने जरूरी नहीं समझा। हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ा, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, हमने अकाउंटिंग को पढ़ा, लेकिन एज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे तो हम गए ही नहीं कि एसेट्स क्या कहता है, लायबिलिटीज क्या कहती है, इन्फ्रेंसेस कहां से आएंगे। अगर हमने बैलेंस शीट किसी की देखी है तो कैसे इन्फ्रेंसेस लिखा है, जो रेशियो एनालिसिस है वो क्या कहता है, कैसे अगर हम मर्जर की तरफ जा रहे हैं, एक्विजिशन की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा की एलिमेंट है जिसको हम मॉनिटर करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, मेजर डिसीजन कि हमें मर्जर या एक्विजिशन पे जाना है। तो करिकुलम डेवलपमेंट टोटल चेंज की जरूरत है। वो चेंज हम लोगों ने अभी आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उन्होंने थोड़ा सा सजेस्ट करा, इस तरह का चेंजेस अगर हम करेंगे करिकुलम में, चेंजेस आएंगे, हम एम्प्लॉयबल जो भी है चीजें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, इवन कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं अपने कैंडिडेट्स की। बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम जरूरी है। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरऑल आपके लिए जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट लाइजनिंग में या किस तरह के इंटरेक्शन में, कस्टमर है, क्लाइंट्स है, सप्लायर्स है, बैंकर्स हैं, इशूअर्स है, किसी से भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, आप अपनी बात को सामने वाले तक समझा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब टोटल आपका कुछ भी प्रोसेस सही नहीं हुआ है। अगर सामने वाले को आपकी बात ही ना समझ में आए, अगर तो फिर वो कन्विंस कैसे होगा उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना होगा। अगर ये कम्युनिकेशन सिस्टम हम डेवलप नहीं कर पाएंगे तो ये दिक्कत रहेगी हमारे साथ। हम हमेशा यही ब्लेम करते रहेंगे कि हमने टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करी, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं बन पाए, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया। देन हाउ टू फाइनेंस एजुकेशन टू मीट क्वालिटी एजुकेशन चैलेंजेस। थोड़ा सा एक ये भी दिक्कत आ रही थी कि जनरली हमने क्या कहा कि क्वालिटी एजुकेशन तो हम फोकस कर रहे हैं कि क्वालिटी इंप्रूव करो, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करो, लेकिन क्या उसके लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो हम अवेलेबल करा रहे हैं? हम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में नैक एक्रेडिटेशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट करिए, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल बनाइए, IQC बनाइए, आप जर्नल्स पब्लिश करिए, कुछ नई चीजें इनोवेटिव लाइए, लेकिन क्या फैकल्टीज को उसमें सपोर्ट मिल रहा है? क्या उन्हें वो फंड्स एलोकेशन सही से हो पा रहा है? हम डिफरेंट ग्रांट्स की बात करते हैं, हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है आपके, सीनियर रिसर्च फेलोशिप है, SRF JRF सब की बात करते हैं, रिसर्च वर्क की बात करते हैं। हमने बहुत सारी चीजें सुनी, लेकिन एक्चुअल में जो फंड ट्रांसफर सिस्टम है हमारा वो प्योर ट्रांसपेरेंसी पे नहीं है। अभी भी चीजें थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में है। जहां पर रिक्वायरमेंट है, अगर थोड़ा सा ये प्रॉपर फंड अरेंजमेंट होगा, प्रॉपर फाइनेंस जो भी चाहिए वो जरूरी, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अगर वो सही से फ्लोट होगा तो इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन वो इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो फंड सही से अवेलेबल हो ही नहीं पा रहा है। हम फंड्स एलोकेट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जहां पर चाहिए, हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की बात करते हैं, हमने कहा स्कॉलरशिप फंड है, आपको अगर एजुकेशन चाहिए आप एडमिशन लीजिए, आप स्कॉलरशिप अवेल करिए, आप पढ़िए, लेकिन जिनको जरूरत है क्या उनको स्कॉलरशिप मिल पा रही है? जो एक्चुअली बिलो पॉवर्टी लाइन है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाते, और जिनको जरूरत नहीं है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करके उसके पैसों से अपना जो भी अदर एक्टिविटीज होती हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या जहां पर फंड्स की रिक्वायरमेंट है और जिनको जरूरत है उनको वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? ये थोड़ा सा चेंज की जरूरत है या थोड़ा सा सोचने का हमारे लिए है उसमें। देन डेप्थ ऑफ कंपटीशन इन ग्लोबलाइज सिनेरियो। दूसरा, कंपटीशन अब सब कुछ ग्लोबल है, हम केवल सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकते कि किसी एक इकोनॉमी को लेकर हम चलें और एम्प्लॉयबिलिटी इस तरह से तैयार करें या इस तरह से हम फ्यूचर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस तरह से तैयार करें कि वो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में काम कर सकें। अब सब कुछ ग्लोबल है, डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे सेटअप लगा रही हैं, इवन एकेडमिक्स में भी हम देखें डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज को प्रपोजल मिल रहा है कि वो यहाँ पे सेटअप करें। तो टोटल जो प्रोसेस है वो चेंज होने वाला है। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, और उसका प्योर एग्जीक्यूशन या टोटल एग्जीक्यूशन जब होता है तो बिल्कुल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम का। वहां पर ग्लोबल सारी चीजें आ जाएंगी। तो क्या ग्लोबल कंपटीशन के लिए हम तैयार हैं? वो हमें सोचना होगा, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है कि ग्लोबल जो भी कंपटीशन है या ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे तैयार करें लोगों को। देन अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेस्टिंग ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग एजुकेशन। दूसरा, नए नए इनोवेटिव चीजें टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लर्निंग पे फोकस करें।
हमने स्मार्ट क्लासेस की बात करी, हमने प्राइमरी एजुकेशन पे भी स्मार्ट लेक्चर्स, स्मार्ट क्लासेस लेकर आए। क्यों आए? क्योंकि हम चाहते थे कि लोग सीखें कि टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस हुई है। ट्रेडिशनल मेथड क्लासरूम जो लेक्चर मेथड था बिल्कुल चेंज हो चुका है, डिफरेंट सैमुलेशन टेक्निक्स आ गई हैं, डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूल आ गया है, सब सारी चीजें बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हुआ है। वो चेंज लर्निंग एजुकेशन में दिखना चाहिए। आज हम पढ़ने के लिए क्लास में नहीं जाते, अब हम बायजूस को सहारा लेते हैं। बायजूस में हमने रजिस्ट्रेशन कराया, मेंबरशिप ली, उसके जो भी कोर्सेज है वहां पे एडमिशन लिया, डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमें ये फैकल्टी नहीं समझ में आ रही, हमने स्किप कर दिया, हमने कहा इस फैकल्टी का हमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा, हम दूसरी फैकल्टी से पढ़ेंगे, हमारे पास ऑप्शंस आए। तो ये क्या है, टोटल एक चेंज आ रहा है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन किया है लर्निंग प्रोसेस में। तो लर्निंग प्रोसेस धीरे धीरे चेंज होगा, हमारा चेंजेस आएंगे उसमें, जब तक हम ये सारी चीजें करेंगे। देन हाउ टू डेवलप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड देयर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, फिर वही चीजें रिलेट करना होगा। थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रिलेट अगर नहीं कर पा रहे हैं हम, इसका मतलब हम लैग कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं जो भी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं, हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन का क्या रोल है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का क्या रोल है, तो हम जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, उस एसेंस को हमें समझना होगा। अगर वो उस सब्जेक्ट की थीम को हम समझेंगे नहीं कि हमने ये सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में क्यों इंक्लूड किया गया, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, अगर वो कॉन्सेप्ट हमारी समझ में नहीं आया तो हम कभी भी सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। डेवलपिंग अ ग्लोबल माइंडसेट, फिर वही चीज, हमें एक ग्लोबल माइंडसेट पे काम करना होगा। हमें एम्प्लॉयमेंट इस तरह से जनरेट नहीं करना है कि हमें सारी चीजें केवल अपनी इकोनॉमी या एक रिस्ट्रिक्ट हो जाना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। हमें ऐसा नहीं है कि यूपी में बच्चा पढ़ रहा है और वो फिर कहीं जॉब नहीं कर सकता, केवल यूपी के लिए ही बना हुआ है। एक ग्लोबल माइंडसेट है, वो यूएस में भी जा सकता है, वहां पर भी जॉब कर सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उसके पास, या अगर एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। यहाँ पर हमने डिफरेंट आउटसोर्सिंग कंपनीज देखी जो इस तरह का काम कर रही हैं। तो ये ग्लोबल माइंडसेट थोड़ा सा हमारा डेवलप करना होगा। देन ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट्स इन गवर्नेंस थ्रू ऑल अराउंड पार्टिसिपेशन, दूसरा प्रॉपर गवर्नेंस जरूरी है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज बनाई हमने, ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल फॉर एजुकेशन है, डिफरेंट, ठीक है, ये सारी हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज लेवल पे हो रहा है, IQAC हैं डिफरेंट जो करती हैं, नैक एक्रेडिटेशन कर रहे हैं। तो डिफरेंट ये मॉनिटरिंग सर्विसेज हैं या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बना रखे हैं, इनको प्रॉपर गवर्नेंस करना होगा कि क्या जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं या इम्पार्ट कर रहे हैं टेक्निकल कोर्सेज में, उसकी वैल्यू मिल भी रही है हमें कि नहीं मिल रही। इसका प्रॉपर गवर्नेंस बहुत जरूरी है। देन प्रोवाइडिंग अ मीनिंगफुल विजन एंड क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टू स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, हमें दोनों को ऑब्जेक्टिव या विजन क्लियर होना चाहिए। नहीं, स्टूडेंट अगर किसी टेक्निकल एजुकेशन में एंटर हो रहा है, उसे अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि ग्रेजुएशन पास होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद मुझे कहां पहुंचना है, क्या चीज अचीव करनी है। इवन इंस्टीट्यूट्स को भी पता होना चाहिए कि मुझे स्टूडेंट्स को क्या इंपार्ट करना है, क्या चीज उनमें डेवलप करनी है। अगर ये दोनों विजन क्लियर हैं, एक बैलेंस्ड अप्रोच है, दोनों विजन उन दोनों को क्लियर है, इंस्टीट्यूशंस को पता है मुझे स्टूडेंट्स को क्या देना है, क्या उनको प्रोवाइड करना है, और स्टूडेंट्स को पता है कि मुझे क्या चीज कॉलेज से लेनी है, इंस्टीट्यूशन से लेनी है। ये बैलेंस्ड अगर अप्रोच है, दोनों को अपना विजन क्लियर है, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। नहीं तो अदरवाइज ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमारा इसी तरह का रहेगा। अब थोड़ा सा हम एजुकेशन पे हमने बात करी, अब एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर ले कि करंट सिनेरियो क्या है, क्या एम्प्लॉयमेंट है हमारे जो इस एजुकेशन सिस्टम की बात करें उसमें, क्या एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, और अगर कमी है तो क्या चीजों की कमी है। थोड़ा सा हमें इनोवेशन लानी होगी, जो भी हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रहे हैं, यानी टेक्निकल एजुकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। पहला, इंक्रीजिंग डेमोक्रेटाइजेशन इन एजुकेशन। ये किसी की मोनोपोली नहीं है यहाँ पर कि एजुकेशन लेना, हर कास्ट को, हर कैटेगरी को पूरा अधिकार है एजुकेशन लेने का। लेकिन यहाँ पर अभी भी हम डिफरेंट पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन जो बिलो पॉवर्टीज लाइंस हैं या जो किसी तरह से जो कास्ट या कैटेगरी जो थोड़ा सा पीछे रहेगी, बैकवर्ड रहेगी, उनके पास अभी भी एजुकेशन का मौका, अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं पा रही है। तो थोड़ा सा हमें डेमोक्रेटिक वे में आना होगा, हमें डेमोक्रेटाइजेशन करना होगा। हमने डिफरेंट देखा, बाल वाटिका भी हमने देखा, रिसेंटली न्यूज देखी कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इवन दिल्ली में अगर आप देखिए तो जो गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स हैं वहां पर एकदम रिनोवेशन हुआ, बिल्कुल नए डायरेक्शन में चीजें आई, बिल्कुल सब कुछ नया दिख रहा है। सरकारी स्कूल की जो हमने इमेज अपने दिमाग में बना रखी थी, अगर दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में आप जाएंगे, बिल्कुल आप अपनी बात से सहमत नहीं होंगे, या अपनी जो इमेज है उसको बिल्कुल बदल देंगे कि सरकारी स्कूल ऐसा भी हो सकता है। कुछ बिल्कुल अलग आया, स्मार्ट लैब्स हैं वहां पर, सब कुछ नया है, एकदम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करके वो चीजें डेवलप कर रहे हैं। यानी डेमोक्रेटाइजेशन जरूरी है।
एजुकेशन में तो बहुत जरूरी है, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। एजुकेशन तो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है टू बी सिविलाइज्ड, क्योंकि एजुकेशन हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जरूरी नहीं है, हमें सिविलाइज्ड बनाती है, सोसाइटी में रहने लायक बनाती है वो एजुकेशन। इसीलिए हमें क्या चाहिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर हमें फोकस करना होगा। तो डेमोक्रेटाइजेशन थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, जो कि हमने एनईपी में अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसमें हम लोगों ने देखा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। नॉलेज को एक होलिस्टिक मैनर में लेना चाहिए, यानी ओवरऑल नॉलेज की बात करनी चाहिए। केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे अगर हम तैयार कर रहे हैं बच्चे को, कोई इसकी रेलेवेंस नहीं रह जाएगी। हमें ओवरऑल ग्रूम करना है, उसकी पर्सनालिटी ग्रूम करनी है, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो ग्रूम करना है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो भी तैयार करना है। ओवरऑल नॉलेज उसकी होलिस्टिक मैनर में होनी चाहिए, हर चीज का उसे ज्ञान होना चाहिए। अगर सारी चीजें उसे नहीं पता है, इसका मतलब हमारा जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो भी हम कर रहे हैं या जो हमने टेक्निकल कोर्स बना रखा है वो सही तरह से डिजाइन नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजिंग हमने देखा, एकेडमिक इंडस्ट्री इंटरफेस, अभी हमने एआईसीटी का नया रेगुलेशन देखा डिफरेंट, हमने अभी इसमें आगे हम बात भी करेंगे उसके बारे में। तो उन्होंने एकेडमिक इंडस्ट्री इंटरफेस बनाया, उन्होंने कुछ एक ऐसा पोर्टल बनाया, उस पोर्टल में कोई भी स्टूडेंट जो है किसी भी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड है वो वहां पर अपना लॉग इन कर सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर प्लेसमेंट इवन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हैं, यानी जो इंटर्नशिप की हम बात कर रहे हैं वो पहले इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती हैं, पेड इंटर्नशिप भी होती हैं, अनपेड इंटर्नशिप भी होती हैं। इसके अलावा अगर आप सक्सेसफुली जो इंटर्नशिप है उनको कर लेते हैं, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होती है, तो एम्प्लॉयमेंट भी आपको ऑफर करा जा रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजिंग बहुत जरूरी, क्योंकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अगर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पा रहा है, वो तभी होगा जब एकेडमिक का इंट्रैक्शन इंडस्ट्री से होगा। यानी अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री से टाइम टू टाइम इंटरेक्शन कर रहे हैं कि क्या मार्केट में रिक्वायरमेंट है, कैसे कैंडिडेट चाहिए, उनमें क्या क्या चीजें हमें डेवलप करनी है। लास्ट जो वेबिनार थी उसमें भी हमने ये बात करी थी, तो जो सौमित सर थे, सौमित सर ने भी यही चीजें बताई थी कि हमें कॉर्पोरेट में बिल्कुल अलग पैटर्न है, बिल्कुल अलग चीजें हैं, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चीजें अलग हैं। तो मार्केट की जो जरूरत है, कॉर्पोरेट की जो जरूरत है, वो इंडस्ट्री वालों को, एकेडमिक्स वालों को बतानी होंगी कि ये चीजें हमारी जरूरत है, ऐसे आप ग्रूम करिए बच्चे को, ऐसे तैयार करिए, तभी वो एम्प्लॉयमेंट के लायक है। अगर नहीं तो एम्प्लॉयबिलिटी फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देन बेसिक एजुकेशन सिस्टम, बेसिक एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा हमारा बहुत ही ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है। टोटली हम एग्री नहीं है जो भी हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम है उससे, क्योंकि वो किसी भी तरह से एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन नहीं रखता, या बिजनेस ओरिएंटेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। कि हम कभी सिखा ही नहीं रहे बच्चे को कि आप साइंस का सीख रहे हैं, आपने कहा हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ली है, इंटरमीडिएट में हमने पास किया है, केमिस्ट्री का क्या यूज है, कितने लोग साइंटिफिक रिसर्च में जाते हैं, तो हम क्यों नहीं स्पेसिफिक कोर्स की तरफ जा रहे हैं। अगर हमने देखा, जैसे हमने ग्रेजुएशन में देखा, स्पेसिफिक ऑनर्स कोर्स होते हैं, आप बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट आप 3 साल तक पढ़ेंगे, तो क्यों हम स्पेशलाइजेशन की तरफ, हम बेसिक एजुकेशन से क्यों नहीं जा सकते। अगर किसी बच्चे को आर्ट साइड से पढ़ना है तो हम बेसिक एजुकेशन से आर्ट साइड क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर वो स्टार्ट करेंगे तो जब तक आते आते, मान लीजिए आपने कहा मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो सिविल सर्विसेज में अगर किसी बच्चे को जाना है तो बेसिक एजुकेशन से स्टार्ट करिए ना उसकी, क्योंकि जो सिलेबस है वो बेसिकली आपका जो 8th क्लास है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मल एजुकेशन आप रखिए, 8th स्टैंडर्ड से जैसे वो आगे बढ़ता है उसको तैयार करिए या उसको ग्रूम करिए एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर एरिया की तरफ, डायरेक्शन की तरफ। वो बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर हमारा चेंज की जरूरत है, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होना चाहिए। यानी जो भी आपने स्ट्रीम ऑप्ट करा है आप केवल उस पर फोकस करिए, उसी पे ट्रेनिंग लीजिए, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। हम देखते हैं डिफरेंट, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब उन्होंने कहा कि चलिए अब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। अरे ये आपने पहले क्यों नहीं सोचा, आपको विजन अपना क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक एजुकेशन हमारा सिखा ही नहीं पा रहा है, बच्चे में वो विजन डेवलप ही नहीं कर पा रहा है कि आपको बनना क्या है, कहाँ पहुंचना है। वो अगर डायरेक्शन ही नहीं पता है तो आप भटकते रहेंगे, गलत डायरेक्शन में जाएंगे, गलत कोर्स ऑप्ट करेंगे, तो सक्सेस तो कभी मिल ही नहीं सकती। देन रिव्यूइंग जियो कल्चरल डाइवर्सिटीज, जाहिर सी बात है बहुत सारा जोग्राफिकल लोकेशन की तरफ से डाइवर्सिटीज हैं। हमने देखा इवन हम ओलंपिक्स में, अभी हम बात करें, छोटा सा एक एग्जांपल है जो शायद इतना डिस्कशन में यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन वो भी माइनर सा डिस्कशन जो है वो भी किया सकता है। हमने नॉर्थ ईस्ट के पार्टिसिपेंट्स बहुत देखे हमने वहां पर, क्यों यूपी से क्यों नहीं जा रहा कोई गेम्स में, वहां पर क्या यूपी से कमी थी वहां पर, या यहाँ पर गेम्स या इस पे फोकस नहीं किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट से इतना पार्टिसिपेशन क्यों है, वहां के लोग क्या कुछ अलग हैं, या उनमें जो एथलेटिक्सम है वो क्या थोड़ा सा अलग है, नहीं, जियो कल्चरल डाइवर्सिटीज की वजह से, हम जोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से, कल्चरल डाइवर्सिटीज की वजह से हम फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल अलग है। आप साउथ में जाएंगे, उन्होंने एजुकेशन पे बहुत फोकस करा है, उनके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है।
लेकिन नॉर्थ साइड इतना नहीं है। क्यों नहीं है? ये सोच हमें बदलनी होगी। इस सोच को हमें जियो कल्चरल जो डाइवर्सिटीज हैं इनको रिमूव करना होगा। रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर लोकेशन वाला आगे बढ़ सकता है, दूसरी लोकेशन वाला आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बना ही नहीं है। हर लोकेशन वाले को सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अगर एजुकेशन हमें मिल रही है तो एजुकेशन उन्हें भी मिल रही है। वो क्यों आगे बढ़ जा रहे हैं, हम पीछे क्यों रह जा रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। दूसरा, डेफिशिएंसीज इन एग्जामिनेशन सिस्टम। हम तो टोटली एग्री नहीं है एग्जामिनेशन सिस्टम से। ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम चल रहा है, आप टोटली ये क्या है, लर्निंग जो है वो सही प्रोसेस में नहीं जा रही है। आप केवल एकेडमिक पर्पस से आपने सब्जेक्ट पढ़ा, उसको याद करा, आपने मार्क्स दिए, स्कोर करे, आपने अच्छा याद कर लिया है, आपने सही लिखा, सबसे अच्छे मार्क्स आए। लेकिन ये एग्जामिनेशन सिस्टम क्या फेयर है? जिसने कॉन्सेप्ट को समझा वो तो पीछे रह गया। आपने प्रैक्टिकल पे ध्यान ही नहीं दिया। मॉडल डेवलप करवाइए, लोगों से केस स्टडी करवाइए। ये केस स्टडी सिस्टम हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? हम डिफरेंट मैथमेटिकल टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, टूल्स की बात कर रहे हैं, एक्सेल पे एनालिसिस नहीं आता लोगों को। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा बीबीए में, इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स था, कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट था, हमने पढ़ा, लेकिन हमने सीखा ही नहीं उसको, क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम जो था हमारा टोटल वो डेफिशिएंसीज है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हमने इस तरह का इवैल्यूएशन पैटर्न बनाया ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट को कितना समझा उसने। वो थोड़ा सा हमें ऑब्जेक्टिविटी वे में लेना होगा। थोड़ा सा चेंजेस आए हैं एनईपी में, थोड़ा सा सजेस्ट करा गया है क्या चेंजेस होंगे, तो डेफिशिएंसीज वो हमें इंप्रूव करनी होगी। क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, थोड़ा सा हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझना होगा, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके लिए अवेयर हूं। जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा तैयार करें लोगों को। एक्सपोजर टू एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस पे भी हमें थोड़ा सा एक्सपोजर देना होगा। यानी यंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मोटिवेट करें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाइए। यानी जरूरी नहीं है हर कोई एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी तो सोचिए, ताकि आप भी 10 लोगों को जॉब दे सकें। तो उस पर भी हमें थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए। फाइनेंशियल, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्रॉपर फंड अरेंजमेंट हमें नहीं पता है। हमने इन्वेस्टमेंट, कितने बच्चे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं आप, आपकी सेविंग्स होती होंगी, पॉकेट मनी आपको मिलती है। मान लीजिए आपने महीने में 300 रुपए सेव करे, 400 रुपए, 500 रुपए सेव करे, लेकिन वो आइडल हैं आपके, केवल घर पर रखे हुए हैं या कहीं आपने किसी तरह की एक्टिविटीज में खर्च कर दिए हैं। लेकिन क्या प्रॉपर फंड मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर रहे हैं ताकि वो मनी ग्रो हो सके, कहीं बढ़ सके, उसका कुछ प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। फंड मैनेजमेंट हमें सीखना होगा, वो एक रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। क्रिएटिविटी डेवलप करनी होगी। क्रिएटिविटी जब तक टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं आएंगे, हम डिफरेंट इंटरमीडिएट में 10+2 में हम देखते हैं डिफरेंट लैब में हम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन कोई नया केमिकल किसी ने क्यों नहीं ढूंढा, किसी ने कोई नया इक्विपमेंट क्यों नहीं डेवलप करा? क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं है हमें। डेवलपिंग बेसिक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज, अब जरूरी है मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज की, ये इमरजेंस नीड है। स्पेशली आफ्टर कोविड हमने देखा कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट है, एक हमें बंदा चाहिए, एक कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो सारे काम कर सके। तो मल्टीडिसिप्लिनरी हमें चाहिए जो कैंडिडेट्स, उसके लिए हर डायमेंशन हमें सिखाना होगा अपने कैंडिडेट्स को, अपने स्टूडेंट्स को। अगर वो सारी चीजें हम डेवलप कर पाएंगे तभी हम उसको एम्प्लॉयमेंट दिला पाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है हमारे लिए, एम्प्लॉयमेंट बहुत है। अगर हम बीबीए या एमबीएस की बात करें, फाइनेंस सेक्टर में फाइनेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी है, अकाउंटेंट्स हैं, सेल्स में भी जॉब है, ह्यूमन रिसोर्स में भी जॉब है। दूसरे ऑप्शंस हैं हमारे पास, प्रोजेक्ट प्लानर हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कैरियर ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन क्योंकि हमने ग्रूम ही नहीं करा, अपने आप को डेवलप ही नहीं करा, और हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं किस डायरेक्शन में जाना है, इसी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लैग है। बीसीए वाले के में भी बात कर लें, बीसीए वालों के पास भी बहुत सारा, या एमसीए जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, उनके पास भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, जाहिर सी बात है अगर आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, लेकिन हम सेकेंडरी पे लेते हैं प्रेफरेंसेस में, कि अगर हमें जॉब नहीं मिली तो हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे। लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बहुत स्कोप है, आपके पास सीखने का बहुत मौका है। आप किसी कॉर्पोरेट में जाएंगे, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आएंगे, आप लोगों को तैयार कर रहे हैं कॉर्पोरेट के लिए। यानी आप कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आप देखें तो आपका ज्यादा है। यानी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट की। जो भी फ्रेश ग्रेजुएट है उनकी पहली प्रेफरेंस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, कि पहले मुझे एकेडमिक्स में आना है, एकेडमिक्स में मैं एक्सप्लोर करूंगा, अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज और डेवलप करूंगा, फिर मैं कॉर्पोरेट में जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम सेकेंडरी, हमने प्रेफरेंसेस ले रखी है। हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से देखते हैं कि अगर हमें जॉब ना मिली तो हम चलिए टीचिंग में आ जाएंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कहीं पढ़ाने लगेंगे। ये प्रेफरेंसेस हमें थोड़ा सा चेंज करनी होंगी। सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनीज हैं, वेब डिजाइनिंग कंपनीज हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में भी है, स्टॉक मार्केट में भी है, ई कॉमर्स में भी, तो डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन हमें एम्प्लॉयबल बनना होगा, हमें वो एबिलिटीज अपने अंदर डेवलप करनी होंगी।
बस जल्दी से वाइंड अप करते हैं हम इसको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, डिस्कशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यानी गवर्नमेंट ने एक नया एजुकेशन पॉलिसी डेवलप करी क्योंकि ड्रास्टिक चेंज की जरूरत थी। जो हमने ऊपर भी डिस्कशन करा या पहले डिस्कशन करा कि ड्रास्टिक चेंज की रिक्वायरमेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उस एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस हैं उसकी की हाईलाइट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट पार्ट या सेक्शन में उन्होंने इस चीजों को चेंज करा। पहला उन्होंने कहा पार्ट 1 में स्कूल एजुकेशन, यानी ग्राउंड लेवल पे जो बेसिक एजुकेशन है उसमें क्या चेंजेस आए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमने कहा आप प्ले ग्रुप में बच्चे को डालते हैं, लेकिन क्या सरकारी ग्रुप में प्ले ग्रुप अवेलेबल थे? नहीं थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लाया कि अगर या हम ये स्पेसिफाई क्यों कर रहे हैं कि जो पैसे वाला है वो प्ले ग्रुप में डाल सकता है बच्चे को, और जो पैसे वाला नहीं है वो प्ले ग्रुप में नहीं पढ़ा सकता बच्चे को। तो हमने कहा कि अर्ली चाइल्डहुड में हमें पेरेंटल केयर की जरूरत है। वो पेरेंटल केयर या जो बेसिकली जो एजुकेशन है वो बेसिक या रूट लेवल पे कि कैसे लोगों से इंटरेक्शन करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों के साथ बैठना है, चलना है, उठना है, वो सारी चीजें भी दिखाना जरूरी है। वो जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है वो डेवलप करने में उसको टाइम लगता है, तो क्यों हम उसको पहले से ही दें। तो हमने बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट लाए। इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि इतना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे ताकि हम रूट लेवल पे ही बच्चे को तैयार कर सके आगे की एजुकेशन के लिए। देन फाउंडेशन लिटरेसी, हमें लिटरेसी पे फोकस करना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिटरेट करना होगा, एजुकेशन वहां प्रोवाइड करनी होगी। रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी भी कास्ट, कैटेगरी, लोकेशन के लिए। सबका समान अधिकार है एजुकेशन पाने का। देन कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स, हमें ये रोकना होगा, मिनिमाइज करना होगा कि ये यूनिवर्सल एक्सेस है एजुकेशन, हर किसी का मौलिक अधिकार है। आपको बिना एजुकेशन के आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आपको एजुकेशन सिविलाइज्ड बनाती है। जरूरी नहीं है आप एम्प्लॉयमेंट में आइए, आपको नौकरी की जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस भी नहीं चलाना है, लेकिन एजुकेशन आपको सिविलाइज्ड बनाती है। आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी में कैसे लोगों से बात करनी है, उनसे इंटरेक्शन कैसे करना है। तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है ना, ये थोड़ी सी कम होंगी। तो हमें इस ड्रॉप आउट को रोकना होगा। लोग हमने देखा इनिशियल स्टेज पे पढ़ाई स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन प्राइमरी तक या प्री थोड़ा सा उन्होंने एजुकेशन आगे बढ़े, इंटरमीडिएट 10+2 तक आए, उसके बाद छोड़ दी उन्होंने पढ़ाई। वो ड्रॉप आउट्स हमें रोकने होंगे। करिकुलम एंड पीडियोलॉजी स्कूल्स थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम आगे बात करेंगे अभी, तो करिकुलम थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज हुआ। ब्लूम में उन्होंने बात करी टीचर्स को वेल ट्रेंड करना होगा, ये भी थोड़ा सा। और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन पर फोकस किया गया। टीचर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, टीचर्स को सही तरह से ट्रेनिंग करा जाए कि वो बच्चों को कैसे ग्रूम करें, तो वो भी जरूरी है। इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन, सबका समान अधिकार है, बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए सबको। एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, प्रॉपर गवर्नेंस जरूरी है। जो स्कूल क्लस्टर्स हैं, डिफरेंट क्लस्टर्स हम कैसे बनाएंगे, पार्टीशन अभी हमने स्कूल लेवल का भी हम आगे एक इमेज है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट स्कूलिंग के क्लस्टर्स हमने बना रखे हैं, उन क्लस्टर्स को एप्रोप्रिएट, क्योंकि जब तक हम क्लस्टर नहीं बनाएंगे तब तक हम सबको एप्रोप्रिएट जो भी रिसोर्सेज है वो अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। तो डिफरेंट क्लस्टर्स या ग्रुप्स बनाएंगे हम, उसके अकॉर्डिंग जिनको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको रिसोर्सेज वैसे अवेलेबल कराएंगे। स्टैंडर्ड सेटिंग, एक एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड करना होगा। जो नैक एक्रेडिटेशन जिन्होंने बनाया उसमें यही बात करेगी कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए। स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट करनी है तो कुछ हाईली स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप फॉलो करिए, नॉर्म्स को फॉलो करिए। अगर वो सारी चीजें हैं, वेल क्वालिफाइड वेल ट्रेन टीचर्स हैं आपके पास, तभी आप टेक्निकल एजुकेशन इंपार्ट कर सकते हैं या प्राइमरी एजुकेशन इंपार्ट कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, अगर वो आप लीगल रिस्ट्रिक्शंस पूरे नहीं करते हैं। हायर एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। इन्होंने कहा क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी, और वो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उन्होंने डिफरेंट इनिशिएटिव लिए। उन्होंने डिफरेंट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन्होंने स्टार्ट करे हैं, इंटर्नशिप एकेडमिक जो है एकेडमिक इंडस्ट्री इंटरफेस वो स्टार्ट करा है। तो डिफरेंट इन्होंने अभी फोकस करा है और वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट आएगा। इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन, रीस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है। और रीस्ट्रक्चरिंग हमने देखा फॉरेन यूनिवर्सिटीज को ऑफर मिल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारी कंट्री में है उसको थोड़ा सा डेवलप करा जाए या ग्रूम करा जाए, जैसी ग्लोबल मार्केट की रिक्वायरमेंट है। तो वो रीस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए। मोर एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि बच्चा केवल एक ही डायमेंशन में, यानी एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन उसको बिल्कुल भी नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जरूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट को एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल कैंडिडेट चाहिए जो कई तरह के काम कर सके। तो एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, कई सारी चीजों में उसको एजुकेशन दे, केवल सीमित ना रखें कि पर्टिकुलर यही एजुकेशन उसको प्रोवाइड करी जाए। लर्निंग एनवायरनमेंट थोड़ा सा हमें सपोर्टिव करना होगा।
इनहेंस करना होगा सारी चीजें, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लाएं। हमने क्लासरूम टीचिंग में देखा, डिफरेंट जो एनपीटेल के कोर्सेज हैं उन पे अगर आप लॉग इन करेंगे तो एक यूनिक इनोवेटिव तरीका है छोटे बच्चों को सिखाने का, या वहां पर आपको ट्रेंड करने का। इवन जो आगे की एजुकेशन है, 10+2 की एजुकेशन है, उसके भी लेक्चर वहां पर हैं, हायर एजुकेशन के भी लेक्चर्स हैं। तो वहां पर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है और एक नया लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करा उन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाने का। मोटिवेट करना, एनर्जाइज करना कैपेबल फैकल्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा फैकल्टी मोटिवेट तब होगी ना जब उनको कंपनसेशन टाइम पे मिलेगा। तो वो कंपनसेशन एक अट्रैक्टिव हैंडसम सैलरी अगर उनको मिल रही है। हमने रिसेंट अभी स्ट्रक्चर की बात करी, एनईपी की बात करी, उन्होंने इंक्रीमेंट करा, उन्होंने जो फैकल्टी का जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा एड ऑन करा। उन्होंने कहा कि हम अच्छे कैंडिडेट्स तभी तैयार कर पाएंगे जब हमारी फैकल्टी कैपेबल होगी, और कैपेबल फैकल्टी को हम रिटेन तब कर पाएंगे जब उनको अट्रैक्टिव कंपनसेशन मिलेगा। तो कंपनसेशन जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने चेंज किया, उसमें कुछ इंक्रीमेंट्स करे, उन्होंने इनहेंस किया उनका सैलरी स्ट्रक्चर, ताकि जो फैकल्टी है वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करे, एनर्जाइज्ड हो और अच्छा इनपुट दे स्टूडेंट्स को ग्रूम करने के लिए। इक्विटी एंड इंक्लूजन, हायर एजुकेशन बराबर अधिकार है, हायर एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, हर कास्ट हर कैटेगरी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो डिफरेंट जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके लिए हम सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी जरूरी है। हर इंस्टीट्यूट में हर बच्चे को समान अधिकार होना चाहिए एजुकेशन लेने का। टीचर्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, वो हम अभी अटल एफडीपी की जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी बात करेंगे। टीचर एजुकेशन वहां पे प्रोवाइड करी उन्होंने। वोकेशनल एजुकेशन, डिफरेंट तरह के वोकेशनल कोर्स, आपने बैंकिंग फाइनेंस में जैसे अपने यहाँ चलता है, टूरिज्म मैनेजमेंट में चलता है, इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज भी जरूरी हैं जो कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट टर्म में वो चीजें सिखा देते हैं जो बच्चे हैं जो लॉन्ग टर्म टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं या बहुत ज्यादा फंड्स उनके पास नहीं है। तो इस तरह के छोटे छोटे वोकेशनल कोर्सेज करके वो अच्छा एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकते हैं। कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च, थोड़ा सा रिसर्च पे भी फोकस करना होगा, इनोवेटिव हमें चीजें लानी होगी। अगर हम रिसर्च पे क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे, यानी हम रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन वो रिसर्च फ्रूटफुल नहीं है, वो उस तरह की नहीं हो रही है कि हम कुछ नया डेवलप कर सके। तो रिसर्च का फाउंडेशन हम थोड़ा सा बस केवल क्या कर रहे हैं, लिटरेचर को इनहेंस कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं है। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की रिसर्च देखते हैं, हम शोध गंगा इनफ्लिप नेट पे जाते हैं, हम वहां पर थीसिस रिसर्च को स्क्रूटनाइज करते हैं, हम देखते हैं कि कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है ही नहीं। उन्होंने जस्ट जो पहले किया हुआ था किसी ने रिसर्च, उसी को जस्ट उन्होंने किसी दूसरे लोकेशन पे किया, किसी और प्रोडक्ट को लेके किया, कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव नहीं आया, कुछ बिजनेस को सॉल्यूशन मिला ही नहीं। अगर बिजनेस कॉर्पोरेट को किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो बिजनेस रिसर्च का मतलब नहीं है। केवल अगर हम एकेडमिक पर्पस के लिए रिसर्च को, नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम रिसर्च में बहुत आगे चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी रिसर्च में। इतना फंड्स एलोकेट हो रहा है, इवन जो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप है उसका जो फंड एलोकेशन है या पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट है उसको बढ़ाया गया, गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट इनोवेशन या रिसर्च पर, तो रिसर्च का रिजल्ट दिखना चाहिए ना। लेकिन वो रिजल्ट अभी प्रैक्टिकल अप्रोच पे आ ही नहीं पा रहा है हमारा। वो प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा सा चाहिए, उसमें डेवलपमेंट या चेंजेस की जरूरत है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने फोकस करी, कुछ बताया उन्होंने, इस तरह से हम करें ताकि कुछ जो एक बेसिक फाउंडेशन हम तैयार कर सकें रिसर्च के लिए। ट्रांसफॉर्मिंग रेगुलेटरी सिस्टम और हाई एजुकेशन, एक रेगुलेटरी सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जो यूनिफॉर्म हो, एक ही कोई रेगुलेटरी बॉडी हो जो जितनी भी हायर एजुकेशन है उसको कंट्रोल करे। तो एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी सिस्टम हो जहां पर कोई वेरिएशन ना हो, यानी हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जितनी भी कॉलेजेस हैं, उनको एक रेगुलेटरी बॉडी मॉनिटर कर रही हो कि कैसे आप क्वालिटी इंप्रूव करेंगे एजुकेशन की, वो जरूरी है। और उस चेंजेस के बारे में यहाँ इन्होंने बात करी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसको इंपॉर्टेंस दी। इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप, हायर एजुकेशन, जाहिर सी बात है गवर्नेंस और लीडरशिप की जरूरत है। कोई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो लीड करे, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है वो लीड करे हायर एजुकेशन को, देखे क्या चीजें हमारे पास लैक्स कर रही हैं, उन रिसोर्सेज को हम कैसे एम्प्लॉयड कर सकते हैं, कैसे चीजें चेंज कर सकते हैं और हम ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं। पार्ट थर्ड में कुछ और फोकस करा गया, कुछ अदर इश्यूज पे, प्रोफेशनल एजुकेशन पे हमने फोकस करा कि ज्यादा प्रोफेशनल एजुकेशन पे फोकस करें, एडल्ट एजुकेशन को मैंडेटरी करें, वो लॉन्ग लर्निंग के लिए जरूरी है। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज और आर्ट्स एंड कल्चर, इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इस बच्चे हैं वो हमारे इंडियन कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो हमारी आर्ट्स क्या है, हमारी स्पेशलिटीज क्या है, हमारा कल्चर क्या है, वो हमें जानना जरूरी है। तो उसका प्रमोशन करा जाए, और वो प्रमोशन कब होगा, एकेडमिक से, यानी बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो हमारी बेसिक बुक्स हैं, वहां पर हम अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को ज्यादा अच्छे से समझाएं,
टेक्नोलॉजी यूज इंटीग्रेशन, डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजी का जो स्मार्ट क्लासेस की हमने बात करी उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। डिजिटल एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस करा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज होते हैं जहां पर सारी रिसोर्सेज अवेलेबल कराना मुश्किल है। तो डिजिटल एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां ताकि कोई भी किसी भी लोकेशन में बैठा हो वो एजुकेशन वहां पर अवेल कर सके। मेकिंग इट हैपन, हम कैसे चीजें को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेंगे, तो एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होगा जो एजुकेशन सिस्टम को पूरा मॉनिटर करेगा और स्ट्रेंथन करेगा कैसे हम उसको और इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करने के लिए कहा। फाइनेंसिंग जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं वो थोड़ी सी हमें और बढ़ानी होंगी और थोड़ा सा फंड्स हमें वहां पर चाहिए, क्योंकि प्रॉपर अगर फंड्स अवेलेबल होंगे तो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एजुकेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। पॉलिसी हमने बनाई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉपर एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन जब तक नहीं होगा तो पॉलिसी फ्रेम करने से कुछ भी नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं होने वाला। कुछ मेजर जो चेंजेस हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे रूट लेवल पे इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको चेंज करा। पहले जो क्लासिफिकेशन था एकेडमिक स्ट्रक्चर का वो इस तरह से था, 2 लेवल पे था, 10 और +2, यानी आपका फर्स्ट क्लास से लेकर 10 तक का जो एजुकेशन सिस्टम है एक वो, और फिर 11th और 12th, यानी 16 साल से 18 साल के बच्चे जो 11th 12th में है वो एक एजुकेशन है, और एक है कि जो 6 साल से 16 साल तक के बच्चे हैं जो 10th तक पढ़ते हैं। तो 2 क्लासेस में हमने डिवाइड करा था। लेकिन नए स्ट्रक्चर एनईपी के थ्रू हमने इसको 4 स्ट्रक्चर में बांटा या 4 फाउंडेशन में बांटा। पहला हमने कहा फाउंडेशनल कोर्स। फाउंडेशनल कोर्स को भी हमने 2 कोर्सेज में डिवाइन करा। एक है हमारा आंगनवाड़ी या बाल वाटिका, जिसमें जनरली हमने कहा प्ले ग्रुप। जो प्ले ग्रुप था वो हमारा किसी भी पब्लिक स्कूल्स में पहले नहीं था, लेकिन अब की गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के तहत ये नया निर्णय लिया कि हम बाल वाटिका एस्टेब्लिश करेंगे। 3 से 6 साल के बच्चे पहले उठना बैठना चलना, लोगों से बात करना, लोगों के साथ खेलना, ये सब सीखेंगे। तो 3 से 6 साल बच्चों को पहले हम तैयार करेंगे 3 साल बाल वाटिका में। फिर हम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास तक थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में, यानी सेंटेंस क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें सिखाएंगे 2 साल तक। तो 5 साल तक की जो एजुकेशन है वो क्या है, फाउंडेशन लेवल, एक बेस रखेगी, नींव रखेगी, जो हमें बताएगी कि आगे की एजुकेशन कैसी आएगी। फिर है प्रिपरेटरी जो एजुकेशन है वो बेसिकली है क्लास 3 से क्लास 5 तक। वो जनरली 8 से 11 साल तक के बच्चों के लिए होगी। ये जनरली क्या करेगी, आपको तैयार करेगी कि आप आगे किस फील्ड में जाना चाहते हैं या किस फील्ड में एंटर हो रहे हैं। फिर आगे आएगा 6 से 8, ये बहुत मैंडेटरी है, यानी 6th क्लास से 8th साल तक का ये मिडिल लेवल है। ये आपका विजन डायरेक्शन दिखाएगा कि आपको पहुंचना क्या है, यानी आपको कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, ये आपको इन्हीं 3 सालों में सेलेक्ट कर लेना है। यानी 6, 7, 8 में आपको डिसाइड कर लेना है मुझे आर्ट साइड में जाना है, साइंस साइड में जाना है, और फिर उस डायरेक्शन में जाकर या उस स्ट्रीम को ऑप्ट कर मुझे क्या चीज अचीव करनी है। ये यहीं पर सारा मिडिल सेक्शन पे आप सोचेंगे। और सेकेंडरी सेक्शन जो है ये 9 से 12 तक की पढ़ाई है, जहां पर आप स्पेसिफिक जो भी आपने स्पेशलाइजेशन लिया है, यानी साइंस स्ट्रीम में है तो 9 से 12 तक साइंस स्ट्रीम को आप अच्छे से सीखेंगे कि क्या इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, हम क्या चीजें सीख रहे हैं। आर्ट स्ट्रीम में, हम कॉमर्स स्ट्रीम में है, क्या चीजें हमें सीखनी है, इन 4 सालों को हम डेवलप करेंगे। इसीलिए इसे रेड जोन कहा गया। यानी ये जो रेड जोन है ना, ये बहुत इनिशियल स्टेज है आगे का डायरेक्शन। अगर यहाँ पर आपकी पढ़ाई सही हुई या यहाँ पर आपने सही से फोकस कर लिया, ध्यान दे लिया, या सही कोर्स ऑप्ट करा, सही स्ट्रीम ऑप्ट किया, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये ड्रास्टिक चेंज हुआ एजुकेशन इसमें। देन हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करें, जो करिकुलम हमने ऊपर डिस्कस करा, करिकुलम, कोर्स करिकुलम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि कोई भी सिलेबस अगर आप डिजाइन करते हैं, एसेंस होना चाहिए। हम डिफरेंट सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हमने बीसीए में देखा, हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, हम अकाउंटिंग्स भी पढ़ते हैं, हम और भी सब्जेक्ट्स, हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो चलिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पार्ट है, हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी पढ़ते हैं। तो क्या रेलेवेंट है सारी चीजें? क्या जो कोर्स करिकुलम डिजाइन किया गया वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत डिजाइन किया गया है? तो वो हमें सोचना होगा। उसके लिए हमने एक ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जनरली उसके अकॉर्डिंग हमने जो कोर्स करिकुलम है उसको डिजाइन करा है। बेसिकली इनका था कि लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। वो लॉजिकल थिंकिंग कैसे होगी? सबसे पहले क्रिएटिंग, सही तरह से हमें इनोवेटिव जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट करना होगा, ड्राफ्ट करना होगा एक इनिशियल स्टेज पर, रफ ड्राफ्ट जिसे कहते हैं। वो रफ ड्राफ्ट हमें करना होगा कि क्या चीज हमें सिखानी है। यानी बीबीए कोर्स अगर हम कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे जो नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो यूनिवर्सिटीज के सिलेबस चेंज हुआ, उसमें बीबीए कोर्स को क्रेडिट बेस्ड कर दिया गया, क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड सिस्टम जिसमें कर दिया गया, जिसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। उसमें
आपको क्रेडिट बेस्ड है और आपके 6 सब्जेक्ट ना हो के केवल 3 सब्जेक्ट रह गए हैं और 3 सब्जेक्ट में आपको इस तरह से ऑप्शनल करके 6 सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करके आपको आगे बढ़ना है, यानी हर सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू देके और जिसमें आपको ज्यादा कंट्रोल है उस पर आप ज्यादा एम्फसाइज करके कर सकते हैं। तो एक रफ ड्राफ्ट पहले क्रिएट करना, वो फिर इवेलुएट करना कि क्या हमने जो रफ ड्राफ्ट बनाया है वो सही है, इवेलुएट करना, उसकी इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, वो एनालाइज करना कि हम जो भी चीजें डेवलप कर रहे हैं वो रिजल्ट देंगी हमें कि नहीं देंगी। यानी इवेल्युएट तो हम कर रहे हैं केवल एकेडमिक पर्पस से कि हमने जो चीजें देखी हैं वो करेक्शन नहीं है, उसमें सब कुछ सही है, लेकिन एनालाइज हम करेंगे कि क्या प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है, वो चीजें हो पा रही कि नहीं हो पा रही, देन अप्लाइंग, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। यानी हमने कोर्स को क्या करा, इंपार्ट करा, कोर्स करिकुलम लोगों को फ्लोट कर दिया। देन अंडरस्टैंडिंग, फिर हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि ये जो कोर्स मटेरियल है ये किस लिए बना हुआ है, यानी बीबीए कोर्स में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उन सब्जेक्ट में हर सेमेस्टर में किस किस कोर्स की रिक्वायरमेंट है, या बीसीए कोर्स में हर सब्जेक्ट में किस किस जो भी सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्यों वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, क्यों वो फोर्थ सेमेस्टर में नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, थर्ड सेमेस्टर में क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों नहीं पढ़ते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करना, वो उसका वो, और रिमेंबरिंग, फिर रिकॉल करना कि क्या जो हमने चीजें सीखी हैं वो फैक्टफुल हैं, यानी हमने जो कोर्स करिकुलम बना रखा है वो क्या एजुकेशन सिस्टम को हमारे चेंज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो चेंजेस हमें देखने हैं। ठीक है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में हम थोड़ा सा यहीं रखते हैं, फिर किसी और दिन डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी को थोड़ा सा डिटेल में। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लिया, जैसे फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए, फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अटल एफडीपी प्रोग्राम चलाया, या अटल एफडीपी एक पोर्टल बनाया है जिसमें फैकल्टी को बराबर ट्रेनिंग दी जाती है, फैकल्टीज को डिफरेंट ट्रेनिंग दी जाती है। इवन हमने भी इसमें काफी सारे सेशन अटेंड करे, तो उसमें जनरली पेडागोजी पे फोकस किया गया कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे कैसे, यानी हमें खुद को रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमें अपना प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करना है कि हमने कहा एक बहुत हाई फाई प्रेजेंटेशन हम दें और ताकि हमें लगे कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, हम बहुत अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे पढ़ाना है लोगों को कि सामने वाला कन्विंस हो सके, उसे समझ में आए। अगर वो समझ नहीं पा रहा, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सब कुछ बेकार है, जो हमारी पेडागोजी है वो सही नहीं है। तो हमें वो चेंजेस की जरूरत है। वो पेडागोजी यहाँ अटल एफडीपी में डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशंस हैं, बहुत अच्छे होते हैं, डिफरेंट जो इनिशिएट अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन आते हैं, जो आपके एएसआईटी के जो चेयरमैन हैं सहस्त्रबुद्धि, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव उसमें एलिमेंट्स ऐड करे, जो पूनिया सर हैं वह वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कुछ उसमें एड ऑन्स करे काफी सारी चीजें। तो ये अच्छे एक प्लेटफॉर्म दे रहा है टीचर्स को सीखने का, और इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा है, बहुत सारी एफडीपीज चल रही हैं, आप घर बैठे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन जो भी प्रोग्राम्स है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे मोबाइल पे या अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत सारे ये प्रोग्राम्स चले हैं। इसी तरह से उन्होंने इंटर्नशिप का प्रोग्राम चलाया है, जिसे हम इंटर्नशिप AICT-India.org पे हम कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दी गई हैं। आप इंटर्नशिप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे आपको सिटी चॉइस करिए और वहाँ सिटी पे आपको अगर वहाँ पर अवेलेबल होंगी तो वहाँ पे दिखाएगा, आप अप्लाई करिए ऑनलाइन पोर्टल में और आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा। तो पेड भी हैं, अनपेड भी हैं। यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स में है, ट्यूलिप इंटर्नशिप है, सोशल जस्टिस पे है, सिस्को की इंटर्नशिप है, अर्बन एरियाज पे है, आपकी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एरोस्केप इंटर्नशिप भी हैं। तो डिफरेंट इंटर्नशिप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। दूसरा ईडीपी प्रोग्राम्स, तो जितनी एमएसएमईज हैं वहां पर बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इतने सारे टोटल प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, 8197 टोटल प्रोग्राम्स इस समय करंटली रन कर रहे हैं। और टोटल ट्रेनीज आप देखिए, बहुत सारा एक शॉकिंग है हमारे लिए कि इतने ट्रेनीज हैं हमारे पास, ट्रेंड हमारे पास ट्रेड है जो लोगों को ट्रेंड कर पा रहे हैं, और इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो रिजल्ट दिखना चाहिए हमें। वो रिजल्ट दिखना है, दिखेगा अगर हम चेंजेस लाएंगे उसमें। फिर डिफरेंट ये जैसे हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसका एक लिंक आपको दिया कि यहाँ पर आप डिटेल्स जितनी स्कीम चल रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली आज का जो हमारा डिस्कशन था, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो बेसिकली हमारा डिस्कशन था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, डिफरेंट प्रोग्राम्स क्या चल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम करंटली हमारा क्या है, क्या चीजें हमें चेंजेस की जरूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, और क्या चीजें अगर हम चेंज कर दें तो हम एक अच्छे डायरेक्शन में जा सकते हैं या ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो वो ग्लोबल एनवायरनमेंट हमें देखना होगा या ग्लोबल एनवायरनमेंट समझना होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में
जो भी चेंजेस जरूरी हैं वो चेंजेस हमें करने होंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक ग्लोबल वे में अपने जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसका एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं लोगों को। यानी लोगों को भी लगे कि ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी कोई भी कमजोर है, हम कुछ ऐसा नया दे रहे हैं जो ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेबल है या ग्लोबल लेवल पे आपको तैयार कर रहा है। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेरीज हैं बेटा तो आप फ्रीली हैं, आप पूछ सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन हमारी तरफ से पूरी है, अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ जानना है, कुछ कोई इश्यूज हैं आपको डिस्कस करने हैं, या आपको लग रहा है कुछ सजेशंस हैं जो गवर्नमेंट को करने चाहिए। हाँ बेटा, कोई पूछना चाहता है? बेसिकली देखिए बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप यही हम लोग क्या है, मिसकॉन्सेप्शन पे आ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को गलत समझ रहे हैं। हम यहाँ पर वैसे एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी अप्रोच ये है कि एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेस वेंचर सेटअप करना, लेकिन एंटरप्रेन्योर बिजनेस वेंचर सेटअप करना नहीं, एंटरप्रेन्योर का मतलब है कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव मार्केट में अवेलेबल कराना। तो जब तक हम कुछ नया अवेलेबल नहीं कराएंगे तो एंटरप्रेन्योर हम बन ही नहीं सकते, या एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को जा ही नहीं सकते। तो इस पे हम फोकस कर नहीं पा रहे। इवन हम ये देखें कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, यानी हम फंड्स अवेलेबल कराते हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को, उसमें भी प्योर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं या कुछ शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं कि जिसको जब जरूरत है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता है, अपना नया सेटअप वेंचर स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन जब उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट आती है तो वो फंड्स उसको टाइम पर मिल ही नहीं पाता है। तो जैसे रोहन साहू ने भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट तो जनरली होगा जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर कुछ इनोवेटिव कराते हैं, नई चीजें अवेलेबल कराते हैं। जैसे आपने पैडमैन मूवी देखी तो उन्होंने क्या करा, पैडमैन ने जनरली क्या था, जो नैपकिन्स थे वो अवेलेबल कराए थे। वो क्या था, एक नया इनोवेटिव आइडिया था, उसने सोचा। ठीक है, आप कई सारे इनोवेटिव टेक्निक्स देखते हैं, हमने बहुत सारी चीजें सुनी, डिफरेंट तरह के मास्क। एक अभी रिसेंटली हमने न्यूज़पेपर में देखा था, एक छोटी बच्ची थी, उसने एक नया मास्क डेवलप करा है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन जब तक नहीं होगा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। इनोवेशन जरूरी है। इंडस्ट्रीज तो केवल ट्रेडिशनल बिजनेस जो पहले से एग्जिस्टिंग अवेलेबल है, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की डिमांड है, उससे प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करके अवेलेबल करा रहे हैं, तो वो तो ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन एंटरप्रेन्योर हमेशा कुछ नया लाते हैं, कुछ नई चीजें लाते हैं। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है भाई, टाटा नैनो बहुत अच्छा एग्जांपल हम लिया टाटा नैनो का। तो टाटा नैनो जो लकटकिया कार थी, जिसे हम कहते हैं 1 लाख रुपए में जो कार आई थी, तो उनका नया इनोवेशन था। उन्होंने कहा कार तो सब कर रहे हैं, प्रीमियम सेगमेंट के लिए बहुत लोग फोकस कर रहे हैं, महंगी से महंगी लग्जरी ला रहे हैं, लेकिन जो स्मॉल लेवल के हैं या जो जिनकी इनकम मिडिल लेवल पे है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देता हूं कि वो एक कार खरीद सकते हैं अपने लिए और वो अवेलेबल करा सकते हैं। तो थोड़ी सी उनके पास दिक्कतें आई। हाँ जी सर। नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी डेट। हाँ ठीक ठीक, और पूछ लीजिए, कंटिन्यू। नहीं नहीं, ठीक है, ओके बेटा। देखिए ये जो चीजें थी, या उन्होंने एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, तो बेसिकली उन्होंने जो भी एजुकेशन थी अपनी ड्रॉप आउट करी, वो उनकी उसकी रिक्वायरमेंट थी उस सिचुएशन में। लेकिन करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो हमने यहां भी बात करी ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है बेसिकली वो इस तरह का है। ग्लोबल एनवायरनमेंट बेसिकली में यह है कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है। तो अब जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली चेंज हो चुका है। हमने जब एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की बात करी, तो हमने कहा वहां पर आप में ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी होनी चाहिए। मैन पावर को कैपेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले मैन पावर को समझना कि इंडिविजुअल क्या चाहता है, उसका परसेप्शन क्या है, मोटिव क्या है, ये सारी चीजें जानना भी जरूरी है। तो एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेशक उन्होंने सक्सेस पाई, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि अगर आप एजुकेशन ड्रॉप करेंगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है। तो यहां पर अब करंट सिनेरियो में हम देखें तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट आपके पास कोई बिजनेस स्टडीज की ग्रेजुएट डिग्री या अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो वो आपके लिए प्रेफरेंस में आती है, क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, क्या चीजें जरूरी हैं एक बिजनेस सेटअप को, एक नए वेंचर को स्टार्ट करने के लिए, उसकी जो कंटिजेंसीज है ना उनको आप समझ सकेंगे। तो वो सेंस तभी आएगा ना जब एजुकेशन होगी। तो एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट है, वो एजुकेशन चाहिए। तो केवल ड्रॉप आउट करके वो ठीक है, एक्सेप्शनल केस था, कुछ लोगों ने ड्रॉप आउट करा और सक्सेस पाई, लेकिन हर केस में वो सक्सेस मिले ये श्योरिटी नहीं है। तो हमें पहले तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, लेकिन एजुकेशन को प्रैक्टिकल अप्रोच में लेना है, इस तरह से लेना है कि हम अच्छे से उसको सीख सकें। देन फिर हमें आगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना है कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है। ठीक है। और अब अवनी सिंह ने पूछा है व्हाट क्वालिटीज नीड टू बी इनोवेटिव। इनोवेटिव बनने के लिए आपको बेटा सबसे पहले तो आपके पास थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी, नए नए आइडिया डेवलप करने होंगे। और वो नए आइडिया तब आएंगे ना जब आपके पास नॉलेज होगी, यानी आप रिसर्च करेंगे, यानी आप मार्केट में या जो इन्वायरमेंट है उसमें देखेंगे ऑलरेडी अवेलेबल क्या है। भाई आज हम देखते हैं कि जो फैन है, इलेक्ट्रिक फैन है, उसमें हमने कहा रिमोट सेंसर आ गया, आप जैसे ही हम रूम में एंटर होते हैं या फैन के नीचे आते हैं अपने आप फैन ऑन हो जाता है। तो ये किसी टेक्नोलॉजी किसी ने डेवलप करी, तो उसने पहले एनालाइज किया होगा कि ये फैन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से चलता है, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। ये सारी चीजें रिसर्च का टॉपिक हैं। यानी पहले हमें इतना सब कुछ देखना होगा, एनालाइज करना होगा एक्चुअल में अभी तक क्या क्या हो चुका है, अवेलेबल है, और गैप क्या है, रिसर्च गैप क्या रह गया जो चीज अभी नहीं हो पाई और जिसे मैं डेवलप कर सकता हूं। वो रिसर्च गैप अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तभी आप इनोवेटिव दे पाएंगे। अगर रिसर्च गैप आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो इनोवेटिव आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिसर्च गैप फाइंड आउट करना होगा, तो एक वो रिक्वायरमेंट है आपके लिए रिसर्च गैप की। और कोई? ओके फाइन। ओके ओके ठीक ठीक, आवर कंट्रीज, ठीक है। बेसिकली टैलेंट, ओके ओके फाइन फाइन फाइन। बेसिकली बेटा ये है कि हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास देखिए एक इस तरह का हमने कंपनसेशन स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं। देखिए हर कैंडिडेट्स की जरूरत अलग होती, मोटिव्स अलग अलग होते हैं। किसी को अट्रैक्टिव सैलरी स्ट्रक्चर चाहिए, किसी को क्या चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन लेवल चाहिए, किसी को किसी तरह का एसोसिएशन या अटैचमेंट चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन से कमिटमेंट चाहिए। सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं। तो हम जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो मोटिव्स हैं कि वो क्यों जॉब में या क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो क्या जॉब में चाह रहे हैं, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो हमारे जो एम्प्लॉयर्स है ना, वो जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी इंटरेस्ट को, उनकी प्रेफरेंसेस को सही से एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं। और जब एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे तो आप सही चीज ऑफर नहीं कर पाएंगे। यानी हम जनरली क्या कहते हैं या हमारे एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि अगर इसको ज्यादा सैलरी ऑफर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं। किसी को अपने देश से ज्यादा, कंट्री से थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट होता है, वो कहता नहीं मुझे जितना भी पैसा मिले लेकिन मैं अपने रूरल एरिया में रहूंगा। हमने डिफरेंट बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे देखे हैं कि वो गांव में रहकर बहुत अच्छी चीजें, इनोवेटिव चीजें कर रहे हैं। तो सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग है, उस प्रेफरेंसेस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हमारे एम्प्लॉयर। तो वो इसीलिए नहीं कर पा रहे ना क्योंकि एकेडमिक कॉर्पोरेट इंटरेक्शन नहीं है या बिल्कुल जीरो है। एकेडमिक कॉर्पोरेट इंटरेक्शन अगर होगा, इंडस्ट्री इंटरफेस हमने जो सेल अभी एआईसीटी ने बात करी और उसको डेवलप करा है, वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव डिसीजन है उनका कि ये इंटरेक्शन जब होगा ना तो वो बच्चों से टाइम टू टाइम इंटरेक्ट होंगे, उनकी प्रेफरेंसेस को समझेंगे कि उन्हें चाहिए क्या, एक्चुअल में वो क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं किसी इंप्लॉयर से। और अगर वो हमें एक्सपेक्टेशन समझ ली और वो चीज ऑफर करी तो बेशक हम उनको रिटेन कर सकते हैं, हम उनको कैपिटलाइज कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो बाहर नहीं जाएंगे बेटा, वो यहीं पर रहेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो ह्यूमन पे बहुत फोकस करते हैं। हम बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहले हम एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में काम करते थे, तो वहां पर जनरली जब ऑर्डर प्लेस होता था, जनरली यूएस बेस्ड जो ऑर्डर आता था वहां पर उनका, तो वहां पर जनरली ऑर्डर इस तरह से प्लेस होता है बाहर की कंट्रीज में कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट सप्लाई करना है तो सबसे पहले एक क्वालिटी रिपोर्ट हमें दीजिए कि आप अपनी इंप्लॉइज की सेफ्टी के लिए क्या करते हैं। ये बहुत एक माइन्यूट सा इशू है जो हमारे एम्प्लॉयर कभी देखते ही नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि हम आपको ऑर्डर तब देंगे,
पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जब आप पहले ये बताइए कि आप अपने एम्प्लॉइज को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स है आपके पास की नहीं है, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज है आपके पास की नहीं है, प्रॉपर जो भी किसी तरह का और फैसिलिटीज चाहिए, लाइटिंग फैसिलिटी हो गया, वेंटिलेशन हो गया, रिक्रिएशन हो गया, ये सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं, इसकी पूरी रिपोर्ट विद एविडेंस, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, इमेजेस, ये हमें पहले सेंड करिए, एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करिए। जब मैं देखूंगा, सेटिस्फाई होऊंगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सही तरह से बिजनेस हो रहा है, तभी हम आपको ऑर्डर देंगे, नहीं तो ऑर्डर नहीं देंगे। बस यहीं पर हम लैग कर जा रहे हैं। अगर ये चीजें हमने सोचने लगे ना, तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे या हम भी चीजें अच्छे से कर ले जाएंगे। बस यहीं पर हम पीछे छूट जा रहे हैं। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन गलत है। हाँ, ये डिफरेंशिएशन बेटा गलत है, क्योंकि हम ये करते हैं, कैटेगराइजेशन कर देते हैं। या हमने डिफरेंट स्कूल्स में देखा, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में देखा, हमने डिफरेंट बैच या सेक्शन बनाते हैं। जो एक्सट्रीम परफॉर्म कर रहे हैं उनका सेक्शन अलग है, जो मिडिल परफॉर्म कर रहे हैं उसका सेक्शन अलग है, और जो दूसरा कर रहे हैं, जो या बिल्कुल डिटोरेट परफॉर्म कर रहे हैं, उनका सेक्शन अलग है। इस तरह का अगर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो ये बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है जब लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं ना, तो सीखते हैं। बेसिकली जो कमजोर बच्चा है वो सीखेगा तभी ना, जब उसके साथ पढ़ाने वाला बच्चा साथ में रहेगा, वो उसको देखेगा, उससे इंस्पायर होगा, उससे मोटिवेट होगा कि मुझे, उसको देखकर मुझे भी वैसे बढ़ना है, या जैसे उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है टीचर से, तो मुझे भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन हम ये मॉनिटरिंग सिस्टम या ये जो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये बहुत गलत अप्रोच है हमारी। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, किसी को डीमोटिवेट ना करें। किसी ने अगर परफॉर्मेंस अच्छी भी नहीं दी, एकेडमिक पर्सपेक्टिव में किसी के परसेंटेज कम आए हैं, उनको भी हम किसी तरह से मोटिव दें कि नहीं, आपने वो चीज नहीं करी, आगे का देखिए, आगे अच्छा परफॉर्म करिए और सक्सेस पाइए। तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। अच्छा, एक बच्चे क्वेश्चन है, कैन स्टूडेंट्स लॉग इन अटल प्लेटफॉर्म? बेटा अटल, आप में जनरली अटल जो प्लेटफॉर्म है उसमें एक तो आपके फैकल्टी के लिए बना हुआ है, और जो स्टूडेंट्स है उनके लिए इन्होंने AICT इंडिया करके ये वाला प्लेटफॉर्म बनाया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, इंटर्नशिप AICTindia.org। यहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इंटर्नशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें लाइव ट्रेनिंग यानी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आपको अवेलेबल होती है। वो ऑनलाइन ट्रेनिंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये URL है, ये अभी हम आपको शेयर कर देंगे बाद में। तो या शेयर कर दे रहे हैं आपको, यहां पर आप जाकर, चैट बॉक्स में हम पेस्ट कर रहे हैं इसको, तो यहां पर आप जाकर डिफरेंट जो ट्रेनिंग सेशन है वो ले सकते हैं। और अगर अटल FDP के लेने हैं तो अटल FDP का यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, उस यूट्यूब चैनल पर आप देखकर उसके जो भी लेक्चर्स हैं, या मेरे पास पड़े हुए हैं क्योंकि हम उसके मेंबर हैं, तो वहां पर हम आपको शेयर कर देंगे वो लेक्चर्स। वहां पर देखिए कितना इनोवेटिव पेडागोजी सिखाई उन्होंने, कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना कैसे, कैसे ट्रेंड करना है, वो नई नई चीजें उन्होंने सिखाई हैं वहां पर। तो वो हम आपको बता देंगे या शेयर कर देंगे उसको। और इंटर्नशिप के लिए अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आप लॉग इन करके जा सकते हैं। और कुछ बेटा किसी को? अकॉर्डिंग टू अखिल, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 12 से 12 to 13 years old student should be capable of thinking that for which stream he should go is the right move at this age। बेटा जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आपको विजन नहीं क्लियर है, आपको पता ही नहीं है मुझे पहुंचना कहाँ है, कैसे पहुंचोगे आप? यानी वो जरूरी है, जब तक आप क्लियर ही नहीं हो कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो 12 से 13 साल में इतनी समझ आ जाती है। अगर नहीं भी समझ है तो उसकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सही रास्ता दिखाएं। भाई टीचर क्या है, एक अच्छा गाइड है जो उसको गाइड करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर वो ये नहीं कर पा रहा तो बेकार है फिर। तो ये सही स्टेज है या सही स्टेप है जो उन्होंने लिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है, ये बिल्कुल सही उनका मूव है और ये होना चाहिए। अगर ये सही मूव ना होता तो इनिशिएटिव इस तरह का लिया ही नहीं जाता या किया ही नहीं किया जाता। तो उन्होंने ये चीज देखी, तो ये हमें देखना होगा कि इस तरह की चीजें सही हैं और इसको थोड़ा सा हमें सपोर्ट भी